नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जियोपॉल आईएएस पे। मैं आपका मेंटोर, आपका दोस्त, आपका भाई अमित आपके लिए वापस से आपके सीसैट को लेकर के रेशियो का पार्ट 2 हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं इस रेशियो को। और इस रेशियो के पार्ट 2 में आगे बढ़ते हुए वापस से कुछ और चीजें, कुछ छोटी छोटी चीजें आपके साथ। देखिए, पहले तो एक अनाउंसमेंट आपके लिए इस वीडियो के साथ साथ से ही कि अभी आपके अपने चैनल जियोपॉल आईएएस पर आपके लिए हर एक टीचर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता हुआ आपके यूपी पीसीएस को लेकर के। आप अभी तक इस चैनल पर मैराथन पा रहे थे और अब आपके लिए मेगा मैराथन की शुरुआत की जा रही थी। मेगा मैराथन क्लास रही होंगी कुछ एनर्जेटिक, कुछ लंबी, बहुत सारी लंबी, कुछ लंबी नहीं, बहुत सारा लंबी। 10 से 12 घंटे की क्लासेस आपको दी जा रही हैं, एक बहुत बेहतरीन क्लासेस। ये जरूर करिएगा, देखिए ये क्लासेस आप जरूर अटेंड करिएगा, हर टीचर के साथ मिलिएगा, क्योंकि आप यहां से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। इस क्लासेस को जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा, ये आपके लिए, आपके पेपर के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक रेशियो की। तो हमने जो पिछले टॉपिक या पार्ट 1 में पढ़ा, वहां सिर्फ और सिर्फ सीखा कि रेशियो बनाया कैसे जाता है। उसी से आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में, आज की क्लास की अगर बात करी जाए, जो क्वेश्चन रहे मिक्स वाले, जिनमें रेशियो बनाना तो सीखा ही जाए, उसके बाद कि उनका एप्लीकेशन कैसे रहेगा। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं था कि हमने रेशियो बस सीख लिया कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, ए बी की अगर वैल्यू पूछी जाए कैसे कैलकुलेट कराएंगे, ए बी सी या सी और डी वाली बात, इन सब के आगे की बातें रही आज की क्लास में। इन सबसे आगे कि इनका एप्लीकेशन कैसे हो रहा होता है, और कुछ बेहतरीन और बेहतरीन एकदम बढ़िया क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं। आते देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहा। लिखा हुआ था आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन, चीज पढ़िए, कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखते चलिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ था, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन पी एंड एस, पी एंड एस इज, द रेशियो ऑफ पी एंड एस इज 5:6 लिखा होगा। पी एंड एस नहीं रहा, ये 5:s ही रहा होगा। ये 5 पी एंड एस यहां कहीं मान लीजिए, और यहां मान लीजिए लिखा होता 5:6। इफ ईच ऑफ देम सेव 200 रुपीज पर मंथ, देन द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:4। फाइंड द इनकम ऑफ। इनकम पूछी जा रही थी। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए था इनकम और एक्सपेंडिचर में रिलेशन क्या होता है, हमारे पास से इनकम और एक्सपेंडिचर की बात क्या हो रही होती है। तो सीधा सा इनकम बराबर आप जान रहे होते हैं कि होती क्या है। आय बराबर क्या होता है भैया, आय बराबर, आय में से आप अपने खर्च अगर हटा लेते हैं तो आपके पास से बच जाती है बचत। तो इनकम बराबर होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर होता है सेविंग के बराबर। अगर आप अपनी इनकम से अपना एक्सपेंडिचर हटा लीजिए तो आपके पास जो पैसा बच जाएगा वो आपकी सेविंग बच रही होगी, याद रखिएगा। और किसी भी पर्सन की इनकम कितनी हो सकती होगी, हमने परसेंटेज में यही सीखा था कि इनकम हमेशा और हमेशा 100% के बराबर होती है। ठीक, तो जितना पैसा आप कमा रहे हैं वो सारा का सारा कितना होता है, 100% के बराबर होता है। जरा देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या लाइन लिखी हुई थी। हमारे क्वेश्चन में बताया है कि पी और एस अगर दो लोग हैं तो इनकी इनकम का रेशियो कैसा रहा। इनकी इनकम का रेशियो लिखा हुआ है 5:6। इनके एक्सपेंडिचर क्या लिखे हुए थे, इनके एक्सपेंडिचर लिखे हुए 3:4। इनके एक्सपेंडिचर क्या लिखे, तो लिखे हैं 3:4। और इनकम बेस्ड रेशियो में इनकम बेस्ड होते हैं 3 टाइप के सवाल, जिसमें सबसे पहला टाइप ये लिखा हुआ था आपके पास, ये लिखा था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, कि अगर बात करी जा रही है इनकम बेस्ड में तो ये लिखा आपके पास से पहला टाइप। 3 टाइप, तीनों डिस्कस करेंगे। टाइप 1 कहा क्यों वो भी साथ साथ समझते चलिएगा कि क्यों टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 की चर्चा कर रहे थे। हमने यही चीज देखी कि ये लिखा था अगर 6 रुपए कमा रहे हैं, 4 रुपए खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब बचाए कितना होंगे, 2 रुपए। ये 5 रुपए कमा रहे हैं, ये 3 रुपए खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब बचा कितना रहे होंगे, 2 रुपए। और अगर पहला टाइप यही रहा कि अगर आपको सेविंग सेम बताई जाए, ये वाली लाइन, ये डिफरेंस अगर आपको सेम दिया जा रहा हो
तो ये सेविंग कितनी बताना चाहते हैं आपको, 200 रुपीज के बराबर। सीधा सा कि 2 की वैल्यू कितनी है, 200 के बराबर। इसका मतलब 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 100 रुपए के बराबर हो जाएगा। 1 का मान कितना हुआ, 100 के बराबर। आपसे पूछा गया फाइंड द इनकम ऑफ, इनकम किसी की भी पूछी जाती, या तो 5 का मल्टीपल इनकम होगी या 6 का मल्टीपल इनकम होगी। इसका मतलब जो यहां पूछा गया इनकम ऑफ एस पूछा गया था आपसे कि एस की इनकम कितनी हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू आपके पास 100 के बराबर है तो 6 का मान कितना हो रहा होगा, आप सीधा कह लीजिए 6 का मान 600 के बराबर हो रहा होगा। ऑप्शन सी में लिखा हुआ था 6 की वैल्यू 600 के बराबर बन जाती है। वापस से कि अगर आपको डिफरेंस सेम बताया जाए, दोनों जगह पर अंतर एक जैसा लिखा मिले, तो कुछ नहीं, उस अंतर ही वही आपकी जो सेविंग होती है वो दिए गए पैसे के बराबर होती है। और ये रहा आपका पहला टाइप इनकम बेस्ड पे। अगले आते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बताना चाहते हैं वो। अगला क्वेश्चन दे रहे थे द मंथली इनकम ऑफ मोहित एंड प्रकाश आर इन द रेशियो। मंथली इनकम बता रहे हैं, फिर लिखे कि इनकम क्या बताई। अगर वो इनकम बता रहे थे तो 2:3 बताए हैं। एक्सपेंडिचर किसमें बताए हैं, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिए हैं, एंड देयर मंथली एक्सपेंस आर इन द रेशियो 3:5, 3:5 दिए थे। ये एक लाइन और उन्होंने बता रखी है। फिर अगली लाइन, इफ ईच सेव ₹5,000 पर मंथ, आपको सेविंग इन्होंने बता रखी है। सेविंग कितनी कही तो बताई है 5,000 रुपए के बराबर। अगर आपको सेविंग बता रहे थे देन व्हाट इज द सम ऑफ द मंथली इनकम ऑफ मोहित एंड प्रकाश, मोहित और प्रकाश की मंथली इनकम क्या हो रही होगी। अब एक चीज, क्या क्वेश्चन को ऑप्शन से करा जा सकता था, तो शायद हाँ, लेकिन सारे ऑप्शन एक ही मल्टीपल में है। इनकम का सम मतलब 5 की वैल्यू पूछ रहे थे और सारे ऑप्शन 5 के मल्टीपल रहे, तो शायद कहीं ना कहीं नहीं। याद रखिएगा ये लिखा हुआ है आपका सेकेंड टाइप, इनकम बेस्ड क्वेश्चन का सेकेंड टाइप सवाल। सेकेंड टाइप क्यों कहा, क्योंकि अगर ध्यान से आप देखें तो इस बार डिफरेंस आपको सेम नहीं बताया गया था। इनकम का रेशियो वो दिया हुआ है 2:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो ये आपको दिए गए हैं 3:5। एक छोटा सा सवाल आपके लिए, सवाल ये रहा, ये बता रहे हैं कि ए ने 2 रुपए कमाए हैं और 3 रुपए खर्च किए हैं। दूसरा सवाल है, बी ने 3 रुपए कमाए हैं, 5 रुपए खर्च किए हैं। क्या यह पॉसिबल है, क्या एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो रहा होता है, क्या ये सही लाइन बोली जा रही थी, तो आप कहते हैं नहीं, क्योंकि इनकम हमेशा ज्यादा होगी, एक्सपेंडिचर कम होगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी आ जाती है, आपके कुछ ऐसे भी दोस्त हो जो आपको मदद कर जाए, इसका मतलब पैसे भला कम कमाए, खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं ना, क्योंकि उधार भी तो आप ला रहे हैं कहीं से। लेकिन क्वेश्चन में उधार वाली लाइन तो रही नहीं आपके लिए। इसका मतलब अगर इनकम एक्सपेंडिचर की बात हो रही थी तो ये लिखे थे रेशियो में लाइनें, ये पैसे नहीं है। इसका मतलब जो दिया गया वो दिया गया है गलत। इस गलत को बनाया जाए सही, बनाया कैसे जाए। अगर आप नोटिस कर रहे थे चीजों में थोड़ी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन रखते हैं, तो यहां डिफरेंस कितना दिया, 2 का, यहां डिफरेंस कितना दिया, 1 का। ये डिफरेंस सेम देना चाहिए था इन्हें, ये डिफरेंस इन्हें सेम बताना चाहिए था, क्योंकि सेविंग दोनों की कैसी बताई है, सेम बताई है। पिछले क्वेश्चन में यही तो पढ़े थे कि अगर ये डिफरेंस सेम दिया होगा तो डायरेक्ट वैल्यू किसकी बन जाएगी, सेविंग के बराबर। अब सेम करना चाहिए था। डिफरेंस सेम कैसे किया जाए, डिफरेंस सेम करने के लिए ये वाले नंबर जो इधर दिए गए इनका कोई रोल नहीं था। इनके डिफरेंस को देखिए आप, यहां डिफरेंस कितना है, 2 का, यहां डिफरेंस कितना है, 1 का। तो इस डिफरेंस को आप सेम बना लीजिए, इसका मतलब यहां मल्टीप्लाई करा लीजिए 2 से, तो हमारी नई इनकम का रेशियो कितना होता, 4:6। हमारा एक्सपेंडिचर कितना बन जाता, 3:5 बन जाता। अब ये बताना चाहते हैं 6 रुपए कमाए हैं, 5 रुपए खर्च किए, 4 रुपए कमाए हैं तो 3 रुपए खर्च किए। जो लाइन सही बोली जा रही थी। इसका मतलब यहां अंतर कितना रहा, 1 का, यहां अंतर कितना रहा, 1 का। ये 1 की वैल्यू जो सेविंग के बराबर है कितनी है, 5,000 के बराबर। अगर 1 का मान रहा 5,000 के बराबर, तो आपसे 10 इनकम का सम मतलब 10 की वैल्यू कितनी हो गई,
एक की वैल्यू अगर 5,000 तो 10 का मान लिखा हुआ था 50,000 के बराबर। ऑप्शन बी में लिखा हुआ था 50,000। याद रखिएगा, अगर डिफरेंस सेम नहीं दिए गए हैं तो डिफरेंस सेम करे जाते हैं, और यही चीज हमने अपने पिछले पार्ट 1 में भी सीख रखी थी कि अगर डिफरेंस सेम नहीं बताए जाएंगे तो डिफरेंस सेम बनाना सीख लेंगे। हर एक चीज पिछली चीजों से रिलेट करके पढ़िएगा, चीजें आसान बनती जाएंगी आपके लिए। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या रहा? अगला सवाल वापस से आपको बताया गया इस इनकम बेस्ड का टाइप थर्ड। 3 सवाल इनकम बेस्ड के 3 टाइप आपके लिए रखे गए। दिया क्या था? द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:5 while their expenditure in the ratio 4:7। इनकम की बात बताई गई जब, तो इनकम का रेशियो कितना दिए हैं? इनकम बताए हैं 3:5 में। एक्सपेंडिचर कितना बताए हैं? एक्सपेंडिचर बताए हैं 4:7 में। एक लाइन और बताई, इफ ए एंड बी सेव रुपीज 16,000 एंड 26,000 रिस्पेक्टिवली। अब सेविंग दोनों की अलग अलग है, इनकी सेविंग है 16,000 और इनकी सेविंग थी 26,000। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर? तो इनके एक्सपेंडिचर का अंतर कितना होगा, इनके एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा था। अब ये टाइप थर्ड लिखा हुआ था, तो ये टाइप थर्ड आप इनकम को मान सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, देखिए, और एक्सपेंडिचर को मान लीजिए वाई के रिस्पेक्ट में। तो चीजें लिखेंगे कैसे? तब आपने लिखा ए के लिए 3x माइनस का 4y बराबर में 16,000। 3x माइनस 4y बराबर 16,000, ये ए की इनकम है, ये ए का एक्सपेंडिचर और ये सेविंग लिखी। याद रखिए एक ही लाइन होती है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर में होता है सेविंग। इसी से बस सवाल किया। अगली लाइन लिखी, यहां लिख रखा है 5x माइनस में लिखा है 7y बराबर में लिखा था 26,000। ये 2 नंबर मिल गए। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। हमसे पूछा गया था एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? भैया वैल्यू चाहिए थी वाई की। अगर वाई का मान निकालना है तो एक्स के कोफिशिएंट कैसे किए जाएं? सेम किए जाएं। बिल्कुल सही बताया आप कि एक्स के कोफिशिएंट कैसे रखे जाते? सेम। सेम करने के लिए यहां कराए 5 का मल्टीप्लाई और इस वाली इक्वेशन में करा दिए हैं 3 का मल्टीप्लाई। पूरी इक्वेशन में कराए हैं, ना कि किसी एक नंबर में कराए थे। कराने के बाद कर दिए हैं माइनस, माइनस किए तो ये नंबर रहे माइनस में, जिससे ये कैंसिल आउट हो जाते। ये रहा हमारे पास से 20y, ये रहे हमारे पास से माइनस और माइनस बन गए थे प्लस, तो ये रहा हमारे पास से 21y। ठीक लिखे हैं। ये रहा 16 पंजे 80 होते हैं, 80,000 बन गए। 26 यही 78 होते हैं, माइनस में लिख रखा था 78,000। सब कुछ सही रहा। इनकी सेविंग अलग अलग बताई गई, इनकी सेविंग को भी अलग अलग रखा था। आगे लिखे तो ये लिखा हुआ था आपके पास से 41y बराबर में लिख रखा था 2,000। इसका मतलब y बराबर लिखा हुआ था 2,000 बटे में 41। थोड़ा सा और ये लिखा हुआ था आपके पास से माइनस में, तो यहां रही y की वैल्यू हमारे पास से प्लस का सिर्फ 1, और जो ये रहा 2,000 लिखी, y की वैल्यू पूरी रही 2,000। इसका मतलब हमसे जो पूछा गया था एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस कितना रहा एक्सपेंडिचर में? रेशियो में अगर डिफरेंस दिया हुआ है 3 का, अगर आपसे 3y की वैल्यू पूछ रहे हैं तो y की वैल्यू आप लाए हैं 2,000 के बराबर। इसका मतलब 3y की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 6,000 रुपए के बराबर। ऑप्शन डी में लिखी हुई थी 6,000 रुपए के बराबर रही। 3 क्वेश्चन रेशियो में इनकम बेस्ड, तीनों क्वेश्चन आपके साथ रहे। तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया आपके पेपर में। आगे आ जाते हैं अगले सवाल के साथ। अगला क्वेश्चन दिखा हुआ था वापस से थर्ड टाइप, वापस से लिखा सवाल दिया हुआ था। The income of S and T are in the ratio 3:4 and their expenditure are in the ratio 1:1. If S save rupees 4,000 and T save rupees 22,000, then what will be the income of S? तो S की इनकम क्या रही होगी? लिख लिए हैं S और T, ये लिखे हैं इनकम के बारे में।
कि इनकी इनकम का रेशियो कितना रहा। तो अगर इनकम लिख रहे थे तो रेशियो रहा 3:4। अगर एक्सपेंडिचर का रेशियो लिख रहे हैं तो रेशियो लिखा है 1:1 में। सेविंग कितनी बताई है, सेविंग बताई गई थी, एस की सेविंग बताई गई है 4,000 रुपए के बराबर, ठीक, और ये बताई गई है 22,000 रुपए के बराबर। सारी चीजें लिख ली। पूछा जा रहा था कि यहां पर एस की इनकम क्या रही होगी। अगर वो हमसे इनकम की बात पूछ रहे हैं एस के लिए, तो एस की इनकम जो भी रही होगी वो एक 3 का मल्टीपल रही होगी, क्योंकि रेशियो में जब भी नंबर मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस 3x में ही आप मल्टीप्लाई करा रहे थे। x तो एक फिक्स नंबर रहा होगा, जो भी आंसर आएंगे वो 3 का मल्टीपल आएंगे। पहले 3 ऑप्शन पूरे पूरे 3 का मल्टीपल ये हट जाते हैं, इसका मतलब बाकी नहीं पता क्या मल्टीप्लाई कराया गया होगा। तो उनके लिए भैया एक और तरीका सीख लीजिए कि कैलकुलेट कैसे करना था अगर वैल्यू बनानी हो। इनका मल्टीप्लाई यहां कराए तो ये आए 3, इन्हीं का मल्टीप्लाई यहां भी रहा, ये बन चुके हैं हमारे पास से कितना। फिर इनका मल्टीप्लाई यहां कराए और इन्हीं का मल्टीप्लाई यहां कराए थे, यहां मल्टीप्लाई कराए तो 3 हुआ, यहां मल्टीप्लाई कराए 4 आया, 3 और 4 का डिफरेंस होता है 1 के बराबर। यहां मल्टीप्लाई कराए हैं 4,000, यहां मल्टीप्लाई कराए हैं 22,000, इनका डिफरेंस किए तो 22,000 में से घटा दिए हैं 4,000। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी रही, 18,000 के बराबर रही होती। अगर एक का मान 18,000 रहा तो इस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 तिहाई 54,000, मतलब ऑप्शन बी रहा था सही। तो जो ऑप्शन बी रहा वो रहा। एक हमने पीछे ऐसा ही सवाल देखा जहां सेम चीज लिखी हुई थी, ये तरीका, ये बस एक शॉर्ट ट्रिक रही। और इससे पीछे जो सवाल देखा वो सवाल पूरा बेसिक से एक्स और वाई मान के किया। ये दोनों तरीके सही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बेसिक भी करते रहिए और साथ साथ में ट्रिक भी सीखते रहिए। आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ था आपके पास से द रेशियो ऑफ सम एंड डिफरेंस। सम बताए हैं और डिफरेंस भी बता रखे हैं। द सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 11:1। ए और बी की सैलरी का सम और ए और बी की सैलरी का डिफरेंस किस रेशियो में है, 11:1 में। क्या नंबर पता किए जा सकते थे यहां से, इसका मतलब ए और बी की जो सैलरी रही होती, देखिए यहां वाली लाइन बता रही है कि ए जो है वो ज्यादा पैसे पा रहा होगा। डिफरेंस करने का मतलब रहा ए और बी में जो ए है वो ज्यादा अगर पा रहे थे तो ये नंबर ए और बी के लिए क्या ले लिए जाए, शायद 6 और 5 ले लिए जाते। 6 और 5 का सम बन जाता है 11 के बराबर और 6 और 5 का डिफरेंस बन जाता है 1 के बराबर। इसका मतलब हमें ए और बी के रेशियो पता चल जाते हैं, किस रेशियो में आएंगे ये, तो ए और बी का रेशियो रहा 6:5। अगली लाइन पढ़े, द रेशियो ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ सैलरी ऑफ बी एंड सी इज 11:1। फिर लिखे सेम चीज रही, ये भी यही बताए गए 11:1 में। इसका मतलब नंबर सेम लिए जाएं। बी की वैल्यू कितनी दी जाएगी इस बार 6 और सी की वैल्यू कितनी बन गई 5, तो ये लिखा दूसरा रेशियो, बी रेशियो सी कितना 6:5। हमने अपने पार्ट 1 में यही सीख रखा था कि अगर भैया यही सीख के आए थे पार्ट 1 से कि ए और बी का रेशियो बताया जाए। अगर वो हमसे कह रहे हैं ए और बी का रेशियो और बी और सी के रेशियो की वैल्यू, तो यही पढ़े थे सिर्फ और सिर्फ कि अगर कोई एक नंबर कॉमन बताया जा रहा था, इसका मतलब है इस बी की वैल्यू भी दोनों जगह पर सेम बतानी चाहिए थी, जो कि सेम दी नहीं गई थी। इनको सेम बनाने के लिए किया क्या जाए, इनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करा लिया जाए। कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके बस मल्टीप्लाई करना था। यहां कराए हैं 6 का मल्टीप्लाई, यहां कराए हैं 5 का मल्टीप्लाई, तो रेशियो क्या बन जाते हैं, ए बी और सी के जो रेशियो बन गए हैं वो बने 36, 30 और ये रहे 25 के बराबर। 6×5 30, 36 और 25 लिखे हुए थे। ये रही इनके इनकम का रेशियो, ए बी और सी के। अगर मुझे इनकम पूरी पूरी पता है, कुछ और लाइन दी गई आगे बताए हैं, इफ ए सैलरी इज द हाईएस्ट एंड सी सैलरी इज द लोएस्ट, मतलब ए सबसे ज्यादा पैसे कमाता है और सी सबसे कम पैसे कमाता है। रेशियो ही बता रहे थे कि ए का नंबर सबसे बड़ा, जो चीज रेशियो में मैक्सिमम है वो नंबर में भी सबसे बड़ी लिखी होगी। उसके बाद क्या बताए,
व्हाट इज द सैलरी ऑफ बी, हमसे पूछा गया बी कितने पैसे कमाएंगे। गिवन दैट द सम ऑफ द सैलरी ऑफ, कि सबकी सैलरी का सम हमको बता रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि बी कितना पैसा कमा रहे होंगे। तो बी जो भी पैसा कमा रहे होंगे वो एक 30 का मल्टीपल लिखा होगा। जो भी आंसर आएगा वो एक 30 का मल्टीपल, 30 का मल्टीपल मतलब 3 का मल्टीपल नहीं होता है हमारे पास से 85, 3 का मल्टीपल नहीं होता है कहीं से भी 55। दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट जाते हैं, एलिमिनेशन यही हो रहा होता है, कुछ और नहीं। बचे क्या, 6000 और 7200। 7200 3 से कट 3 का मल्टीपल रहा, और हमारे पास से 6000 भी 3 का मल्टीपल रहे। अब हमसे पूछा गया था कि यहां पर बी की इनकम क्या होगी जब सभी तीनों का सम हमें बताया गया था। अब रेशियो का सम दी गई क्वांटिटी के बराबर होता है, इसका मतलब सीधा सा इनको जोड़ लिया जाए। तो ये जोड़े हो गए हमारे पास थे 66, इसमें जोड़ दिए हैं 25, 6 5 11, 8 और 1 9, 91 की वैल्यू आपको बताई गई है 8200 के बराबर। इसका मतलब एक का मान कितना हुआ, तो एक की वैल्यू आप कह रहे हैं 200 के बराबर। जस्ट 2 टाइम लिखा हुआ था, 20 ये है। अगर आपसे पूछ रहे हैं अब 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो 200 में करा दीजिए 30 का मल्टीप्लाई, इनका मतलब सीधा सीधा सा कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6000 के बराबर हो जाएगी। बस और कुछ नहीं रहा आपके लिए आंसर। 18,200 रुपए में से कितना पा रहे थे, सिर्फ बी कितना पाए, 6000 रुपए के बराबर पाए। याद रखिएगा रेशियो का सम दी गई क्वांटिटी के बराबर होता है अगर आपको टोटल वैल्यू दी जा रही है। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बताता है हमें, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ था द सम ऑफ द 3 नंबर, हम कोई भी 3 नंबर मान लेते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज द सम ऑफ द 3 नंबर, हमने मान लिए 3 नंबर ए बी और सी जिनका सम कितना दिया हुआ है, तो 162 के बराबर दिया। रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर ए और बी, तो ये कितना रहा हमारे पास से 5:7 रहा। फिर द रेशियो ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड नंबर, मतलब बी और सी का रेशियो बता रहे हैं वो 5:3। पूछा व्हाट इज द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर कितना होगा। तो ये लाइन याद रखिए कि अगर वो आपको सेकेंड नंबर की बात कह रहे थे, इसका मतलब जो आप बी मान रहे हो अपना सेकेंड नंबर, ये क्या रहा, जो आपका बी लिखा हुआ है सेकेंड नंबर, इसकी वैल्यू सेम कर लीजिए। जो चीज कॉमन है उस पर जरूर ध्यान रखिएगा बस। अब बी जैसे लिखा यहां 5 यहां 7, इनको सेम कैसे बनाया जाए, कुछ नहीं, नीचे वाले इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई और ऊपर 5 का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करा दीजिए बस। तो यहां कराए हैं आपने 7 का मल्टीप्लाई, यहां कराया आपने 5 का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास से नंबर क्या बन जाते हैं, जैसे ए लिखा होगा, बी लिखा होगा और सी, ये क्या लिखे, ये रहे 25, ये क्या रहे 35 और 7 यही हो जाते हैं 21। अब देखिए 5 7 35, यहां भी सेम, 5 7 35 यहां भी सेम। अगर बी सेम रहा तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएंगे, 25 35 और 21 के बराबर। पूछा गया था व्हाट इज द सेकंड नंबर, मतलब बी की वैल्यू क्या होगी, यहीं से कह सकते हैं बी की वैल्यू रही होगी 35 का मल्टीपल। जो भी आएगा बी का मान वो एक 35 का मल्टीपल आएगा, या तो खुद 35 या 35 का कोई एक मल्टीपल। जैसे ऑप्शन में देखा जाए तो 35 के टेबल में नहीं आते हैं, 35 के टेबल में नहीं आते हैं, या तो 35 या तो 70। अब इसीलिए बस टोटल सम बता रखा था 162, रेशियो का सम दी गई क्वांटिटी के बराबर होता है। वापस से तो ये हुए 46, 46 में से जोड़ देंगे भैया अगर हम अपने पास से, तो बन जाएंगे 81 दो बार में, इसका मतलब आंसर कितना 70। 81 की वैल्यू दी गई है 162 के बराबर, इसका मतलब एक का मान 2 के बराबर, और अगर एक की वैल्यू 2 है तो 35 की वैल्यू कितनी 70 के बराबर बन जाएगी। रेशियो का सम दी गई क्वांटिटी के बराबर होता है, इसी लाइन का यूज कर रहे थे और कुछ भी नहीं यूज कर रखा है। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो न जाने कितने पेपर में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। आप यूपीएससी में चले जाइए, आप चाहे पीसीएस के पेपर में कोई भी उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। नंबर ऑफ लेग्स वाली बात बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इस क्वेश्चन की एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर लीजिए पूरा क्वेश्चन, बड़ा आसान सा नंबर बन जाता है अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। देखिए दिया क्या था, दिया देयर आर सम पिजन्स एंड रैबिट इन अ जू,
एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश है। इफ देयर आर हेड्स आर काउंटेड देन दे आर 300। अगर सारे हेड काउंट किए जाएं तो 300 के बराबर है। इफ देयर आर लेग्स काउंटेड, अगर सारे लेग काउंट कर लिए जाएं तो 750 के बराबर है। ठीक। व्हाट इज द नंबर ऑफ द पिजन्स इन द जू, कि जो कबूतर है उस चिड़ियाघर में वो कितने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा था। एक चीज तो कंफर्म है, चाहे रैबिट रहा हो चाहे पिजन रहा हो, सर तो सबके एक ही होंगे ना। ये लाइन वापस से, किसी के दो सर नहीं होते हैं, सर सबके एक ही हो रहे होते हैं। इसका मतलब जहां हेड लिखा था वहां लिख सकते हैं पिजन प्लस रैबिट के बराबर बताए गए। जहां लेकिन लेग लिखा था वहां समझ लीजिए पिजन के होते हैं 2 लेग, रैबिट के होते हैं 4 लेग आपके पास से। सही है, कुछ तो गलत नहीं। ये मान के पढ़ा जा रहा है कि सब लोग पूरी तरीके से स्वस्थ है। ये नहीं कहिएगा कि कभी कभी पिजन का एक ही पैर होता है, कभी कभी रैबिट के 3 ही पैर होते हैं। एक्सेप्शन नहीं पढ़ने हैं, कंप्लीट क्वेश्चन पे नजर रखना है। करना कैसे वो जरूर ध्यान दीजिएगा, बस और कुछ नहीं रहा। जो भी नंबर दिए जाएं, जहां भी आपको नंबर ऑफ हेड वाली लाइन बताई जाए, जहां भी आपको नंबर ऑफ हेड बताए जाए, जैसे यहां दिया है 300, इस 300 में कराइएगा 2 का मल्टीप्लाई। जो भी नंबर ऑफ हेड बताए जाए उसमें कराइए 2 का मल्टीप्लाई, कितने रहे 600 के बराबर है। और जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ लेग्स, इनमें कर लीजिए माइनस, मतलब इससे कर दीजिए उसको माइनस, तो कितना बचा आपके पास से, ये लिखे हुए थे 150 के बराबर। जो भी 150 आए हैं इनको बस 2 से कर दीजिए भाग। ये जो नंबर ऑफ लेग बचे हैं ये लिखे हुए थे 4 पैर वाले जानवर के। ये जो भी आएंगे ये 4 पैर वाले जानवर की संख्या आएगी, 4 पैर वाले जानवर की संख्या आ जाएगी। 300 सर में से अगर 75 सर रैबिट के हैं तो फिर बचे कितने, 225 सर के बराबर। किया क्या, वापस सुनिएगा। नंबर ऑफ हेड में 2 का मल्टीप्लाई, जो भी नंबर आए उसके बाद जो भी नंबर आता उसको हम टोटल लेग से माइनस करा लेते। ये जो भी नंबर आया, अगर ये x आ रहा था तो x का माइनस कराए, जो डिफरेंस आया बस इस डिफरेंस को भैया 2 से भाग दे दीजिए। जो भी निकल के आएगा वो 4 पैर वाले जानवर आ जाएंगे आपके पास से। 4 पैर वाले जानवरों की, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी, जानवरों की संख्या आ जाएगी आपके पास से। टोटल हेड से आप माइनस करा लीजिएगा जानवरों की, टोटल हेड से 4 पैर वाले जानवरों की संख्या को माइनस करा दीजिए, कौन निकल के आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात आप बता रहे हैं, कौन, 2 पैर वाले जानवर। बढ़िया भैया। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा हुआ था द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:5। इनकम का रेशियो आपको बता रखे हैं, ए और बी का इनकम का रेशियो दिए हैं 3:5 में। उसके बाद द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, सेविंग बताई गई, सेविंग बराबर आपको दिए हैं 2:3 में। ठीक है, हमने एक लाइन शुरुआत से पढ़ रखी है इस इनकम बेस्ड क्वेश्चन के लिए कि इनकम से अगर आप अपना एक्सपेंडिचर माइनस करा लीजिए तो आपके पास बच जाती है सेविंग। थोड़ा सा अलग लिख दिए हैं क्वेश्चन को, अगर आप इनकम से बस कुछ और नहीं, इस सेविंग को इधर ले आइए, इनकम से पहले ही अपनी बचत अलग कर लीजिए। जो पैसे बच गए आपके पास से वो सारा आपके पास से रहा आपका एक्सपेंडिचर। जितना कुछ, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, आप 100 रुपए आप 100 रुपए कमा के लाए हैं, आपने कहा हम 20 रुपए पहले इसमें से बचत कर लेते हैं, ये हमारी बचत बन गई। इसका मतलब अब हमारे पास जो पैसे बचे 80 रुपए, ये हमें करने हैं खर्च। यही लाइन लिखी हुई है आपके क्वेश्चन में भी कि इनकम से अगर हम अपनी सेविंग हटा लेते हैं तो क्या बच जाएगी, हमारी बचत। इसका मतलब अगर हम इनकम को मान लिया जाए एक्स में तो हमारी सेविंग किस में बन जाएगी, वाई वाली लाइन में। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या लिखेंगे, अब तब यही लिखेंगे कि एक्सपेंडिचर जो रहा होगा वो कुछ इस तरीके से,
ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो जो रहा, ये लिखा 5x माइनस का 3y, ये लिखा हुआ है ए का एक्सपेंडिचर और ये लिखा हुआ था बी का एक्सपेंडिचर। जो बचा पैसा इनकम से सेविंग माइनस करने के बाद वो सारा लिखा हुआ है आपके पास से खर्च करने के लिए। एक लाइन और दे रखी है अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लाइन लिखी हुई थी, इफ बीज इनकम इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ सेविंग ऑफ ए। जो बी की इनकम है वो ए की सेविंग का 3 गुना है। बी की इनकम कितनी है? तो बी की इनकम दी है मतलब 5x में आपको, बी की इनकम 5x, किसका 3 गुना? ए की सेविंग का 3 गुना, इसका मतलब 6y के बराबर, क्योंकि ए की सेविंग कितनी बताई है 2 में और इसका 3 गुना कर दिया है तो कितना रहा। और हमें x की यहां से अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो लिखा होगा 6/5 ऑफ y के बराबर। किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि यहां जो लाइनें लिखी हैं डबल वेरिएबल में, एक वेरिएबल बना लीजिए जिससे वो खुद ही कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो जाता। जहां जहां लिखा हुआ है x वहां वहां आप लिख दीजिए 6/5। तब लिखा 6/5, माइनस में लिखा है साथ में y रखा 2y, अपॉन में लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय 6 ऑफ 5y, माइनस में लिखा हुआ है 3y। कैलकुलेट करा लीजिए और कुछ नहीं रहा। कैलकुलेट कर रहे थे तो ये 5 से कट गए हैं 5, यहां कैंसिल आउट नहीं हो रहे थे तो ये रहा 15, ये लिखे हुए थे 18/5 y, माइनस में लिखा हुआ है 2y, अपॉन इस पूरे के अपॉन में लिखा हुआ है, ठीक एलसीएम नहीं लिए हैं, पूरे के अपॉन में नहीं कर रहे थे, सिर्फ इतना ही लिखे हैं। यहां लिखा हुआ है 2y, यहां लिखा हुआ था आपके पास से 6y में से घट गए हैं तो यहां बचा 3y। ऊपर की तरफ हमारे पास से 8 आ रहा था और 5 तिहाई 15 बच जाते हैं, तो 8 रेशियो में 5 बच जाता है आपके पास से एक्सपेंडिचर का रेशियो। कैसे रहा? ये रहा था 5, कैरी कर यहां से एलसीएम लिए, 5 दूनी 10, 18y में से 10y चले गए हैं 8y और 5 तिहाई 15, तो y से y कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना रहा? तो ये लिखा हुआ था 8:5 के बराबर। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली रही थी। जब तक आपको ये लाइन नहीं बताई जा रही थी तब तक आप वेरिएबल नहीं हटा रहे थे। कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, वेरिएबल के टर्म में दे रखा था बस। इस बार आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया था? अगला क्वेश्चन रहा द रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर इन द एंटायर अर्थ। कह रहे पूरी पृथ्वी पर जो पानी और जो लैंड का रेशियो है वो 1:2 दे रखा है। एक पृथ्वी बना ली जाए समझने के लिए, सिर्फ मान लिया जाए ये हमारी पृथ्वी होती तो इस पे जो रेशियो होता लैंड एंड वाटर का वो होता 1:2 के बराबर। अगली लाइन, इफ द रेशियो 2:3 इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर होते हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करी जा रही होती है और एक साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करी जा रही होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लिखा और एक तरफ लिख रखा है साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, ये दो चीजें हो गई। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द लैंड टू वाटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। यहां वाला रेशियो क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर हमको रेशियो बता रखे हैं 2:3 के बराबर। और ये एक ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ था जो लगभग हर पेपर में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। अगर आप अपना प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी रहा। इवन यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक, चाहे आप सीसैट देख लीजिए या चले जाइए सीडीएस की तरफ रुक करते हैं, या आप एफकैट देख लीजिए या एपीएफओ चले जाइए, जहां भी आप जाएंगे ये क्वेश्चन आपके पास से जरूर दिख जाता है। इवन वनडे एग्जाम्स में भी ये सेम नंबर सेम डेटा कई बार पूछा जा चुका था। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए थोड़ी सी चीजों को आसान बनाने के लिए वापस से, ये अगर हमारी पृथ्वी थी जिस पर हमें रेशियो दिया है लैंड टू वाटर का कितना 1:2 बताया गया था, तो क्यों ना इस 1:2 को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा नंबर लेट कर लिया जाए। वो भी किसका मल्टीपल? टोटल का मल्टीपल, मतलब इस 3 का मल्टीपल। चीजें फ्रैक्शन में ना आए सिर्फ इसलिए से हमने मान लिया ये हमारी पृथ्वी जो पूरी रही
ये जो पूरी अर्थ है ये लिखी होती 30 यूनिट के बराबर। अगर ये 30 यूनिट रही, इसका मतलब यहां है क्या, दो चीजें, लैंड एंड वाटर रही, तो आपके पास से बन जाएंगी 3 की वैल्यू 30 के बराबर, तो 1 की वैल्यू आप बताते हैं 10 के बराबर। इसका मतलब जो रेशियो दिया 1:2 लैंड टू वाटर, तो वहां पर आपके पास जमीन कितनी है 10 भाग और पानी कितना है 20 भाग के बराबर रहा। दूसरी लाइन, ये तो आप अच्छा सही सही से जान रहे होंगे कि जो भी पृथ्वी रही होगी उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर की तरफ हाफ इक्वली डिवाइड हो जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर से, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर रहा होगा। ठीक, आगे आ जाते हैं थोड़ा सा और कैलकुलेशन को बनाने के लिए। अगर ये बराबर रहे तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी 15 यूनिट और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी 15 यूनिट की वैल्यू की बात कर रहे होंगे। सही, ये भी 15-15 के रहे बराबर हमारे पास से। इस 15 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन ने बता रखी है, देखिए कितना 2:3 की वैल्यू, मतलब 5 की वैल्यू वो बताना चाहते हैं। अगर 15 के बराबर तो 1 का मान 3 के बराबर हो जाता है, और अगर 1 की वैल्यू 3 रही तो इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर जो आपके पास से जमीन है वो कितनी 4 भाग, और जो आपके पास से पानी है वो कितना 9 भाग के बराबर हो जाता है। जमीन कितनी बताई गई 6 भाग है, कहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और वाटर कितना बताया गया वहां पर रहा 9 भाग टोटल में से। अब एक छोटी सी चीज और बता दीजिए, छोटे छोटे नंबर्स हैं उनको जरा और बता दीजिए। आपके पास से टोटल लैंड कितनी थी, तब आप कहते हैं 10 के बराबर। टोटल लैंड कितनी है आपके पास से 10 यूनिट के बराबर, उसमें से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितनी थी 6 के बराबर, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में बची कितनी होगी 4 के बराबर। 6 4 10 हो जाएंगे आपके पास से। सेम चीज अगर हमारे पास वाटर रहा होता, टोटल में से 20 में से 9 बताया गया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में वाटर कितना, इसका मतलब किस रेशियो में लैंड एंड वाटर रहा साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो आंसर बन जाता है 4:11 में। और ये एक ऐसा नंबर जो शायद याद रखा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आया कभी भी डेटा भी नहीं बदला गया, सेम रेशियो दिए गए, सेम वैल्यू भी बताई गई, बस नंबर इसलिए लेट कर रखा था कि अपनी पूरी पृथ्वी को 30 भाग में इसलिए बना रखा है कि चीजें आसानी से रेशियो में कैलकुलेट हो जाएं बिना फ्रैक्शन के आए हुए, क्योंकि फ्रैक्शन आपकी कैलकुलेशन को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा, और जितना कम कैलकुलेट करेंगे उतना समय बचा पाएंगे आप, और सारा खेल समय की लड़ाई का रहा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ था देयर वर 4 कैंडिडेट, 4 लोग हैं इन एन इलेक्शन, किसी एक चुनाव में, 3 of whom were nominated by the 3 national parties and got ratio of vote 2:3:4। हम मान लेते हैं 4 लोग जो रहे उनको बता रहे हैं ए बी सी और डी करके, जिसमें से वो 3 लोगों को बताते हैं क्या रेशियो मिला था, ए बी और सी का रेशियो, मतलब 2:3:4 की बात वो हमको दे रहे थे। अगली लाइन बताई द टोटल वोट्स, टोटल वोट बता दिए हैं आपको कितना वहां पर रहा, तो 189,000 के बराबर ये मिले हैं, डाले गए थे टोटल वोट। अब क्या कहीं डेटा लिखा हुआ है वैलिड और इनवैलिड वाला भी, ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन एक लाइन लिख दी द फोर्थ कैंडिडेट गॉट 18,000 वोट, इसका मतलब जो डी के टोटल वोट मिले वो बता रहे हैं कितना है 18,000 के बराबर। अगर डी को 18,000 वोट मिल गए थे टोटल में से, तो जो बाकी लोगों के बचे वो कितने बचे होंगे, किस रेशियो में रहे, रेशियो आपको बता रखे हैं। अगर रेशियो बता रहे थे तो इन लोगों के लिए टोटल सम निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। टोटल में से 18,000 अगर हम माइनस करा देते हैं तो हमारे पास से नंबर आ जाएगा, लिखा हुआ था 89,000 में से आप माइनस करा दीजिए 18,000, 3 जीरो ये लिखे, यहां आ गए भैया एक, ये लिखे हैं 7, ये रहे 1,71,000 वोट, ये सभी में बांटने हैं। ठीक है, वापस से पढ़े तो रेशियो का सम दी गई क्वांटिटी के बराबर होता है, इसका मतलब 9 की वैल्यू, 9 की वैल्यू आपको बताई जा रही थी किसके बराबर, तो 1,71
के बराबर। ये पूरा पूरा कट जाते हैं 19 बार में, 19 नवैया 171 होता है। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 19,000 के बराबर लिखी हुई थी। और अगर एक की वैल्यू 19,000 बताई गई तो जिस रेशियो में चीजें रही उस रेशियो की वैल्यू पता कर लीजिए, बस और कुछ भी नहीं। अगर एक का मान 19,000 है तो दो की वैल्यू 38,000 के बराबर होती है, तीन की वैल्यू 19 से 57,000 होते हैं, चार की वैल्यू 19 चौक 76,000 होते हैं। बस रेशियो पूछा गया था, रेशियो से आपको नंबर बनाने थे। एक जो बताया गया उसको माइनस करा दीजिए, बाकी जो बचे उसको उसी रेशियो में डिवाइड कर लीजिए और देख लीजिए किस ऑप्शन में ये नंबर्स लिखे हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए में ये सारे नंबर आपको दिख जाते हैं, 38,000, 57,000 और 76,000 के बराबर मिल जाते हैं। आते हैं अगली तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या रहा? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ था द प्राइस ऑफ द डायमंड वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ देयर वेट। बता रहे हैं कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के अनुक्रमानुपाती है। जितना वेट होगा उसके स्क्वायर के बराबर रहा होगा उसका प्राइस। जो भी डायमंड है उसके वेट के स्क्वायर के बराबर बोला जा रहा था। एंड अ डायमंड इज कट इनटू 4 पीसेस। ठीक, इट रिड्यूस द प्राइस डायमंड बिकम 42,000। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल डायमंड इज द वेट ऑफ द पीसेस। मान लिया जाए एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे, हम मान लेते हैं भैया ये हमारा डायमंड रहा था। अगर ये डायमंड है तो इसके करे 4 पीसेस, जैसा क्वेश्चन ने बताया हमने 4 पीसेस में इसको तोड़ दिया। ये टोटल रहा तब इसका वेट अलग है। जब अलग अलग तोड़ दिया गया है तो ये बता रहे हैं इसका वेट 1, ये 2, इसका वेट 3, इसका वेट 4। ये लाइन दी गई थी द वेट ऑफ दीज पीसेस आर इन द रेशियो 1:2:3:4 में। हमने भी वही किया कि इस रेशियो में जो तोड़े गए थे अलग अलग पीसेस जो है, इतना पीस अलग, ये वाला भाग अलग है, इनका रेशियो वो हमको बता रहे थे। हमने भी बस उसी रेशियो को टोटल डायमंड में रखा है। अगर ये टोटल डायमंड देखा जाता तो कितना भारी होता, तब ये लिखा हुआ था टोटल 10 यूनिट के बराबर। और अगर अलग अलग कह रहे हैं तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 में रहे होते। अगर ये टोटल 10 यूनिट के बराबर था तो इसका प्राइस, जो टोटल मतलब ओरिजिनल डायमंड लिखा होता, उसका प्राइस कितना था? तब आप कहते हैं ओरिजिनल डायमंड का प्राइस होता उसके वेट के स्क्वायर के बराबर, 10 का स्क्वायर 100। लेकिन जो आपने पीसेस कर रखा है, पीसेस का प्राइस कितना बन जाएगा? एक का प्राइस 1 रुपए के बराबर, 2 का प्राइस 4 रुपए के बराबर, 3 का प्राइस 9 रुपए के बराबर, 4 का प्राइस 16 रुपए के बराबर। क्योंकि क्वेश्चन की पहली लाइन यही बता रही थी द प्राइस ऑफ द डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर वेट। ठीक, फिर आगे बताएं कितना कमी आती है? 42,000 रुपए कम हो जाते हैं जब वो पीसेस में बेचा जाता है। कितना बेच पा रहे थे? तो ये लिखा भैया 30, 16 4 20 और 9 1 10, 30 होता है। इसका मतलब जब पीसेस में बेचे तो कितना पैसा पाए? 30 रुपए। जब टोटल बेच रहे हैं तो कितना पैसा पाए? 100 रुपए। पैसे में कितनी कमी आई है? 70 की। और ये कमी किसके बराबर आपको बताई गई थी? 42,000 रुपए के बराबर। 70 की वैल्यू आपको दी गई है 42,000 रुपए के बराबर। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी बता रहे हैं? 6,000 रुपए की, 600 के बराबर। एक की वैल्यू दी गई थी 600 के बराबर। ठीक, हमारे पास से हमें टोटल निकालना कितना था? हमें बताना है देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल डायमंड। हमसे पूछ रहे हैं ओरिजिनल वेट, ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा? ओरिजिनल प्राइस मतलब किसकी वैल्यू? 1000 की वैल्यू, 100 की वैल्यू रही। अगर एक की वैल्यू आपको बताई गई है 600 तो कुछ और नहीं, 2 जीरो और उसके साथ लिख दीजिए और अपना आंसर टिक कर लीजिए। कहीं लिखा हो तो ऑप्शन बी में रहा हमारे पास से 60,000 रुपए के बराबर। क्वेश्चन कुछ और नहीं, क्वेश्चन की पहली लाइन को सही से पढ़ लीजिए कि वेट कैसे कैसे उसके वेट से प्राइस बनाया जा रहा था, कुछ और नहीं बता रहे हैं। फिर अलग अलग जब तोड़े हैं तो प्राइस अलग अलग, उनके स्क्वायर ही क्या था? उनका प्राइस रहा। वेट का स्क्वायर क्या होता है? प्राइस के बराबर बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखे हैं? अगला क्वेश्चन रहा द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इन प्रीवियस ईयर वाज 4:3। प्रीवियस ईयर में बताए हैं ए और बी के इनकम का रेशियो कितना? 4:3। अगली लाइन
द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन प्रीवियस ईयर एंड द करंट ईयर, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। ठीक भैया, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का हमें दिए हैं रेशियो। ए का कितना बताए, तो वो बता रहे थे 3:4 में, ए का दे दिए हैं 3:4 में, और बी का रेशियो कितना दे रखे हैं 5:6 में। ठीक, आगे क्या वैल्यू दी, दिया है इफ देयर इज टोटल इनकम इन द करंट ईयर। ठीक है, करंट ईयर की टोटल इनकम बता रखी है, इसका मतलब ए और बी मिल करके करंट ईयर में टोटल कितना कमाते हैं, तो 24.12 लाख रुपए के बराबर कमा रहे थे। पूछा क्या जा रहा था, फाइंड द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए इन द प्रीवियस ईयर। सम पूछे हैं, वो भी किसका, इनकम ऑफ ए इन प्रीवियस ईयर से, एंड द सम ऑफ इनकम इन करंट ईयर ऑफ बी। पूछ रहे थे कि ए के प्रीवियस ईयर और बी के करंट ईयर का सम कितना होगा। ये लाइन आपसे पूछी जा रही थी कि ए के प्रीवियस ईयर और बी के करंट ईयर का सम आपसे पूछा जा रहा है, जब सारा डेटा आपको दिया जा चुका है। हमारे पास वैल्यू दी क्या गई थी, हमें बताया गया पहले प्रीवियस ईयर का रेशियो, फिर अगली लाइन हमें बताई है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के रेशियो, वो भी इंडिविजुअली ए और बी की वैल्यू के रिस्पेक्ट में। ठीक, सारे नंबर को कैलकुलेट करा लेते हैं जरा। यहां देखिए एक लाइन लिखी हुई है, प्रीवियस ईयर यहां वैल्यू है 4 की, लेकिन प्रीवियस ईयर यहां वैल्यू है 3 की। ये अब अलग अलग नंबर दे दिए गए हैं। यहां देखिए वापस से, ये आपको प्रीवियस ईयर बता रहे हैं बी के बारे में 5, यहां प्रीवियस ईयर आपको बी के बारे में बता रहे हैं, यहां 3 बताए हैं और यहां 5 बताए हैं, नंबर अलग अलग दे दिए हैं। कुछ लेट करके कर लिया जाए, जिससे फिर हम मान लेते हैं प्रीवियस ईयर में जो ए है वो 400 रुपए पाता है, और प्रीवियस ईयर में जो बी है वो हमारे पास से 300 रुपए कमा रहा होता। एक नंबर सिर्फ लेट कर रखें और कुछ भी नहीं। अगर ऐसा रहा तो प्रीवियस ईयर मतलब 3 की वैल्यू आपसे कितनी बताई जा रही थी, अगली कंडीशन में 400 को तो 1 की वैल्यू 400 बटे में 3, इसका मतलब करंट ईयर में जो ए कमा रहे थे वो 4 की वैल्यू पा रहे थे। ये क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, कहीं और से कुछ नहीं रहा, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाती, ये बन जाती 1600 बटे 3 के बराबर। ये लिखा। अगली लाइन क्या बताई, अगली लाइन में वो हमको बता रहे हैं, अगली लाइन बी के बारे में भी थी। अगर हम मान ले रहे हैं कि बी पाता है प्रीवियस ईयर में 300 रुपए की वैल्यू, जो दी गई है रेशियो में 5 के बराबर, तो 5 की वैल्यू आपको दी गई थी 300 के बराबर, इसका मतलब 1 का मान कितना है 60 के बराबर, 6 पंचे 30 होता है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 की वैल्यू हो गई 360 के बराबर। मतलब ये रही बी की करंट इनकम। ए की करंट इनकम आपको ये लिखी, बी की करंट इनकम ये लिख रखी है 360 रुपए के बराबर लिखी। आगे क्या दिए थे, दिए थे इफ देयर टोटल इनकम इन द करंट ईयर इज 24.16 लाख। ये किसका सम दे रखे हैं आपको, ए और बी के करंट इनकम का, मतलब किसकी वैल्यू 600/3 प्लस 360, इसकी वैल्यू आपको बताई गई है 24.12 लाख के बराबर। आपसे पूछा जा रहा है कि ए प्रीवियस ईयर मतलब 4 की वैल्यू 400, बी का करंट 360, ये कितना पैसा पाते हैं, कैलकुलेट करा लीजिए और आंसर बता दीजिए बस। अब 36 तिहाई 108, 1600 मल्टीप्लाई कराए, 36 दूना 72, 108 बटे में लिख रखा है 3, बराबर में लिखे हुए थे 24.12। पेज कुछ कम है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, अगली स्लाइड यूज कर लेते हैं। लिखा हुआ था हमारे पास से 1600 प्लस में, बस यहीं से जहां तक रही चीजें उसी के बाद से एक नई स्लाइड पे बस कैलकुलेशन करने के लिए खाली, और कुछ भी नहीं लिखा। ऐड कर ले रहे हैं तो लिखा हुआ था 2680 डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 3, इसकी वैल्यू दी गई है
इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी रही, 2412 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2680। हमसे पूछी कितनी वैल्यू गई थी, जरा वो देख लीजिए। करंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर ए हमने मान रखा था 400, करंट ईयर बी हमारे पास से लिखा हुआ था 360। इनको ऐड कर लेते हैं तो 760 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक 760 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करा देते हैं 760 से, कैंसिल आउट कर लेते हैं बस, और कुछ भी नहीं। मल्टीप्लाई कर रहे थे ये भी कट जाएंगे, क्या ये 4 से कट जाएंगे, तो शायद 4 से तो पूरा पूरा कट जाते हैं। 4 से काटे तो 1976 होते हैं, 4 से काट रहे थे 4 छंग 24 होते हैं, 2 7 चौको 28 होते हैं, ठीक। कैलकुलेशन वाइज अगर हम आंसर यहीं से पता करना चाहें, क्या कुछ ऑप्शन की हेल्प से टिक करा जा सकता था, 20 21 10 और 22, ठीक 20 21 10 और 22 लिखे हैं आपके ऑप्शन के पहले 3 नंबर, 20 21 10 और 22 ये रहे ऑप्शन की वैल्यू। यहीं से थोड़ा बस ऑप्शन से ही कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी वैसे तो। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो ये लिखा हुआ था 1976 के 6 हासिल लगे हैं हमारे पास से 7 19, ठीक मल्टीप्लाई करके हमारे पास से जो रिजल्ट आए, हमने सिर्फ ऑप्शन की हेल्प लेने के लिए सारी चीजों को सॉल्व कर रखा था। इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, जो नंबर आ जाए उसको सिर्फ 67 से कैंसिल आउट कर लीजिए। मल्टीप्लाई कराने के लिखा 19 से 57 होते हैं, 57 में मल्टीप्लाई कराइए आप 24 का, 7 चौक 28, 2 मिले हैं आपको कैरी, 20 2 22 होता है, 57 दूना 114 होते हैं। ये लिखे 8 6 3 1। डेसिमल की बात नहीं कर रहे थे, 67 से डिवाइड कर लेते हैं और नियरेस्ट वाला ऑप्शन ढूंढ लेते हैं बस। पूरी कैलकुलेशन देखिए नहीं करिए, जितना ज्यादा हो सके आप चीजों को ऑप्शन से ऑप्शन की तरफ लेके जाइए। कैंसिल आउट किया, 67 का 2 टाइम करते हैं तो आपको मिलता है 134 के बराबर, लगभग लगभग 2। और ऐसा एक ही जगह रहा 20 दशमलव वाले आपके आंसर पे, तो जो आंसर लिखा था 20.57 ये लिखा था आपके पास से सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन रहा हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ था कि टॉम चेस जेरी, बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हैं, टॉम एंड जेरी ही की बात हो रही थी, जिसे आप बड़े अच्छे से जानते हैं। टॉम एंड जेरी हमारा कार्टून बड़ा फेमस कैरेक्टर रहा कार्टून के मामले में, और अगर ध्यान से समझा जाए टॉम एंड जेरी की स्टोरी तो कुछ रिलेट करती है हमारी जिंदगी से। टॉम शायद एक कैट को वहां पे कहा जा रहा था, जेरी उस चूहे को कहा जा रहा होता है। बड़ी अच्छी स्टोरी बनाई गई, वो बड़ा अच्छा कार्टून, बड़ा पॉपुलर कार्टून रहा और शायद सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्टून। इसीलिए उस कार्टून बेस्ड कुछ क्वेश्चन रेशियो के कॉन्सेप्ट पे भी। तो पहले तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हमारा कि टॉम चेस जेरी, टॉम जेरी का पीछा कर रहा था। इन द सेम टाइम, जितने समय में टॉम जंप्ड 8 टाइम, जेरी जंप्ड 6 टाइम। उन्होंने बताई है टाइमिंग की लाइन, इन द सेम टाइम टॉम एंड जेरी, टॉम जंप 8 टाइम देन जेरी जंप 6 टाइम। जितने समय में टॉम 8 बार कूद पाता है उतने ही समय में जेरी 6 बार कूद पाता है, सही है। बट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टॉम इन 7 जंप्स इन इक्वल टू द, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो। डिस्टेंस क्या बताते हैं कि जितने समय में टॉम 7 डिस्टेंस कवर करता है, जेरी उतने समय में 5 डिस्टेंस कवर कर पाएगा। दूसरा कलर, क्योंकि वहां पे सेम कलर यूज हो रहे थे इस वजह से बस, तो जेरी कितना यूज कर पाएगा वहां पर, 5 जंप। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टॉम एंड जेरी, टॉम और जेरी की स्पीड क्या रही होगी। अब जरा क्वेश्चन को अपने उस कार्टून कैरेक्टर के हिसाब से सोचिएगा। क्या कभी टॉम एंड जेरी में टॉम जेरी को पकड़ पाता है, बस इतना सा सवाल रहा। क्या कभी टॉम एंड जेरी में टॉम जेरी को पकड़ पाता है। शायद अगर वो जेरी को पकड़ लेता तो जेरी उसका भोजन बन चुका था। इसीलिए वो फेमस कार्टून, वो फेमस जो आपका कार्टून रहा, वो फेमस दो कैरेक्टर उस कार्टून के टॉम एंड जेरी पे जिस पे क्वेश्चन लिखा रहा, उसका आंसर उस कार्टून में रहा था। बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन और बहुत खूबसूरत सा वो कार्टून नेटवर्क पे जो कार्टून रहे वो दोनों एक ही लाइन रही कि अगर टॉम जेरी को पकड़ ले जाता तो शायद जेरी उसका खाना बन चुका था। और कार्टून सिर्फ आपको वही सिखा रहे थे कि जो तेज दौड़ेगा वही जीतेगा। जीवन जीतना था, क्योंकि जेरी को
ना कि उसका भोजन बनना था। इसका मतलब जेरी की स्पीड कैसे होती? आप कहते हैं जेरी की स्पीड ज्यादा होती। अगर टॉम एंड जेरी में स्पीड की बात करी जाए तो यहां टॉम और ये जेरी, इसका मतलब अगर टॉम तेज भाग रहा होता तो जेरी पकड़ा जाता। ऐसा उस कार्टून ने हमें नहीं सिखाया। आंसर क्या रहा फिर? 20:21। एक कार्टून आपके पेपर का एक क्वेश्चन आपको सिखाता है। आप समझ लीजिए चीजें कहां से आपको रिलेट करनी होती हैं। इसीलिए कहा हर चीज में ऑब्जर्वेशन ढूंढिए, ऑब्जर्वेशन ही आपकी मैथ्स को मजबूत बनाती है। आप छोटी छोटी चीजें कनेक्ट करा रहे होते हैं ना, आपकी मैथ्स मजबूत होती जाती है। आया कैसे आंसर, क्या चीजें रही, ये अब आपके लिए रहा। सोल्यूशन तो अलग बात रही, सोल्यूशन तो सिखा ही लेते हैं, लेकिन चीजें रिलेट करना बड़ी जरूरी रही। अगर आपसे पूछ रहे होते हैं स्पीड, तो स्पीड बराबर आप जानते हैं होता क्या है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम के बराबर। स्पीड बराबर क्या था? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये लिखी है डिस्टेंस, ये लिखा हुआ था टाइम। अगर मान लीजिए टॉम की स्पीड अगर वो कह रहे तो टॉम की डिस्टेंस, और ये लगा होता फिर टॉम के द्वारा, यहां लिखे हैं टॉम की डिस्टेंस। तब लिखा डिस्टेंस ऑफ टॉम, ये लिखा डिस्टेंस टाइम ऑफ टॉम। ठीक, अगर वो जेरी की बात कर रहे थे तो जेरी की स्पीड, जेरी के द्वारा तय की गई दूरी, जेरी की रहा समय, जेरी का रहा टाइम। ये सारे नंबर लिखे। अगर हमें इनके स्पीड का रेशियो बनाना है, इसका मतलब इनका डिवीजन किया जाता जिससे ये नंबर कहां आ जाता है? यहां। तो ये लिखा था डिस्टेंस ऑफ टॉम मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ जेरी, नीचे लिखा हुआ था टाइम ऑफ टॉम मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस ऑफ जेरी। बस इसी चीज को ऐसे नहीं लिख करके हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखा जरा उसको समझिएगा, चीजें डायरेक्ट कैसे बनाई जा रही थी। तब लिखा कि अगर आप इसका मल्टीप्लाई यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ और नहीं, तो ये इनकी स्पीड बन जाती है 40 रेशियो में 42। तो इनकी स्पीड बन जाती है 8:45 रेशियो में 7×42 के बराबर। टॉम की स्पीड और ये रही जेरी की स्पीड के बराबर। रेशियो में क्या लिखे थे? 20:21 लिखे हुए थे। इसका मतलब आंसर क्या आता है? 20:21 ही आता है। आप चाहिए आंसर को अपनी ऑब्जर्वेशन से टिक कर लीजिए, या चाहिए तो सवाल को कैलकुलेट करके टिक लीजिए, दोनों आंसर सेम होते हैं। दोनों चीजें बिल्कुल सेम लिखी हुई थी। जरा इसी क्वेश्चन का एक दूसरा भाग और देख लेते हैं। जब कहा स्पीड करना हो, जब आपको स्पीड का रेशियो पूछा जाए, जब आपसे स्पीड का रेशियो पूछ रहे थे, तब हमारे पास से नंबर कैसे लिखे हुए थे? एक बार वापस से 8 6 7 5, 8 6 7 5। अगर हमसे मान लीजिए कहा जाए डिस्टेंस का रेशियो, कभी जब हमें बताई जाए स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो, जब हमसे कहा जा रहा था स्पीड का रेशियो, तो ये हमें बताया गया है टाइम, ये हमें बताया गया था डिस्टेंस, इसीलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। बस इसीलिए तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा था। लेकिन अगर वो हमें बता रहे होते स्पीड और टाइम के रिलेशन में, तब हम क्या करते? क्योंकि तब भी तो डिस्टेंस का रेशियो निकालना था। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो बाबू डिस्टेंस बराबर रहा हमारे पास से स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम वाली लाइन। इसका मतलब अगर हमें स्पीड और टाइम डिस्टेंस का रेशियो बनाना हो, तो जो भी नंबर बताए जाए, जैसे यहां वाली वैल्यू ए और बी, यहां वाली वैल्यू सी और डी बताई जाए, आप सीधे सीधे नंबर्स का मल्टीप्लाई करा करके रेशियो बना लीजिएगा बस, और कुछ भी नहीं होता है डिस्टेंस का रेशियो, बस और कुछ नहीं। अगर वो आपसे स्पीड और टाइम को दे करके डिस्टेंस का रेशियो पूछे, तो आप सीधे सीधे नंबर का मल्टीप्लाई करा लीजिए। अगर वो आपसे स्पीड का रेशियो पूछते हैं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो बना लीजिए। आसान है चीजें। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन से सॉल्व हो रहा था, क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं रहा आपके लिए। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बताता है? अगला क्वेश्चन दे रहे थे, इन एन ऑफिस ओपन एट 10 AM। एक ऑफिस सुबह 10 बजे खुलता है एंड क्लोज एट 5 PM। तो 10 बजे से लेकर के 5 PM तक उस ऑफिस की ड्यूरेशन कितनी होती है? तो शायद आप कहते हैं 7 घंटे के बराबर होती है। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक की बात हो रही थी, 7 घंटे की ड्यूरेशन की बात हो रही है। और वहां पे लंच ब्रेक कितना मिलता है? लंच ब्रेक आपको मिल रहा था 30 मिनट का। ये जो लंच ब्रेक आपको दिया जा रहा है 30 मिनट का, ये इस ऑफिस की टाइमिंग में ही दिया जा रहा था।
सही है, ये इस ऑफिस की टाइमिंग में ही आपको दिया जा रहा था, कहीं अलग से नहीं लिखा होगा। इस 30 मिनट का मतलब कितना होता है, तो आप कहते हैं आधे घंटे की बात करी जा रही है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लंच ब्रेक टू द टोटल ऑफिस आवर्स? टोटल ऑफिस आवर्स का मतलब 7 घंटे की बात हो गई, क्योंकि टोटल ड्यूरेशन कितनी है 7 घंटे। लंच ब्रेक कितना रहा 1/2 आवर्स का। तो ये लिखा भैया लंच ब्रेक और ये लिखा टोटल ऑफिस आवर्स। लंच ब्रेक कितना है 1/2 7 घंटे का। पहले से शुरुआत से पढ़ते आ रहे थे कि कहीं भी रेशियो नहीं लिखा होगा हमारे पास से फ्रैक्शन में। अगर कहीं फ्रैक्शन आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको सही करके लिखेंगे। कैसे? इस 2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करा लीजिए, बस जो नंबर आ जाए वही क्या है आपका आंसर है। 1 में 14 कहीं लिखा हुआ था, ऑप्शन बी में लिखा हुआ था 1:14 के बराबर। आसान सा सवाल है, आपको बिल्कुल आता है, ऐसे क्वेश्चंस आप बिल्कुल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से बात स्टार्ट हो जाती है शायद प्रोपोर्शन की। ये पहला क्वेश्चन शायद प्रोपोर्शन बेस्ड लिखा हुआ था, क्या प्रोपोर्शन बेस्ड और भी रहे? वापस से प्रोपोर्शन लिखा हुआ है। कुछ और चीजें जो प्रोपोर्शन के बाद की बात रहेंगी, पहले उनको कैलकुलेट करा लिया जाए, फिर आ जाते हैं प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कुछ क्वेश्चन और लिखे हुए जो प्रोपोर्शन पर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व करने हैं, तो प्रोपोर्शन को रखते हैं एक तरफ और बाकी चीजों को कैलकुलेट कराते हुए चलते हैं। ठीक है, पहले तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके लिए, प्रोपोर्शन थोड़ा सा रुक जाइए, साथ साथ एक जैसे कॉन्सेप्ट एक साथ सीखते हैं, फिर प्रोपोर्शन पूरा एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको भी समझने में आसान रहेंगी चीजें, और आप जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज्यादा चीजें कर पाएंगे। ठीक, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी 4:56, 4:5:6। इसको 56 नहीं समझिएगा, ये लिखा होगा 5:6। ठीक, together they complete a work in 12 hours. In how many days A complete the work alone? In how many days A complete the work alone? ये आपसे पूछा जा रहा था। अब ये क्वेश्चन तो जरूर लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क आप पढ़ चुके हैं पहले भी, टाइम एंड वर्क का कंप्लीट चैप्टर आपके पास दिया जा चुका है। सीसैट में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क तो वहां पहले से बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क तो आप जब पीवाईक्यू लगाएंगे तो आप पाएंगे हर साल पूछा जाता है। तो उसी में से कैसे सॉल्व करा जाए, वापस से थोड़ी सी चीजें टाइम एंड वर्क की वापस डिस्कस कर लेते हैं। कोई बात नहीं, आप इस वाली स्लाइड से वापस से सीखिएगा टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को। अगर बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की, तो एक ही लाइन पता है कि भैया इफिशियंसी बराबर आप सिखाए हो हमें वर्क अपॉन में टाइम होता है। कुछ और नहीं सिखाए हैं कि वर्क इफिशियंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम के बराबर, और आप यहीं से लिख रहे होते हैं इसी लाइन को कि जो वर्क बराबर लिखा जाता है वो लिखा जाता है इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम के बराबर। जो वर्क होता है वो इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम के बराबर होता है। या आपने एक लाइन और पढ़ी यहीं से, वो यही कि अगर हमें टाइम पता करना हो तब हम लिख लेंगे क्या चीज, वर्क अपॉन इफिशियंसी को लिख लेंगे। हमें हमारी वर्क पता है अगर, और हमें हमारा टाइम पता हो, या हमें वर्क पता करना हो, तो इफिशियंसी और टाइम की जरूरत होती है। जरा हमारे क्वेश्चन में क्या लाइन दी गई थी? हमारे क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई है तीनों की इफिशियंसी का रेशियो लिख रखे हैं। तीनों की इफिशियंसी का रेशियो ए बी और सी, और ये दिया था दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर, मतलब सभी तीनों मिल करके कर पाते हैं कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो इफिशियंसी का सम मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल टू वर्क बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर हमें हमारा वर्क बनाना हो तो टोटल इफिशियंसी 6 4 10 5 15 गुणे में लिखे हैं 12 मिलके बन जाते हैं 180 के बराबर। सही, 180 यूनिट के बराबर। अब जो भी काम करना हो, जिसे भी करना हो, जब आप पीछे आगे की तरफ थोड़ा सा समझ रहे थे, टाइम निकालना हो तो वर्क अपॉन में इफिशियंसी। अगर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से काम कराना हो तो सिर्फ किसकी इफिशियंसी? उस एक व्यक्ति की इफिशियंसी की बात हो रही होती है। इसका मतलब जब वर्क कराना था ए से तो इफिशियंसी किसकी देखते हम? 4 की। 180/4 भैया कैंसिल आउट कर लिए हैं, 45 दूना 90, और ये बन जाते हैं 45 दिन के बराबर। आंसर ए रहा 45 दिन के बराबर हमारे पास से। पीछे क्योंकि हम टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ चुके हैं तो सिर्फ इतनी ही लाइनें लिखी, बाकी डिटेल चैप्टर आपके पास से टाइम एंड वर्क दिया हुआ है,
आप वहां से पूरा चैप्टर इन डिटेल सीख सकते हैं। आगे आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टाइम एंड वर्क। अब एक इसी रेशियो का क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस अभी डिटेल में कवर करना बाकी रहा, तो स्पीड टाइम डिस्टेंस से सिर्फ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 3:5 इफ ए टेक्स 24 मिनट मोर देन बी टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, देन हाउ मच टाइम विल बी टेक्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, कह रहे हैं कि ए और बी में अगर उसी डिस्टेंस को कवर करने में ए लेते हैं 24 मिनट ज्यादा बी से, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में बी कितना मिनट लेंगे ए से। ठीक, वापस से जरा एक एक लाइन समझिएगा थोड़ा। ठीक, एक्स्ट्रा पेज रहा। स्पीड टाइम डिस्टेंस थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से जितना कुछ चाहिए स्पीड टाइम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उतना समझ लेते हैं बस। सबसे पहले स्पीड बराबर क्या होता है? तो आप बिल्कुल जान रहे होते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड बराबर क्या था? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर लिखा हुआ था। अब यही जो क्वेश्चन रहा उसमें एक चीज कांस्टेंट बता रखी है, वो क्या? डिस्टेंस हमें कांस्टेंट दी गई थी। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट बताई है इसका मतलब स्पीड इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है। कोई भी दो लोग अगर समान दूरी तय कर रहे हैं तो जो रिलेशन बन रहा होता है स्पीड और टाइम का, वो ये लिखा आपके पास से। थोड़ा सा और कि अगर आपको स्पीड का रेशियो दे दिया जाए किन्हीं भी दो लोगों का, जैसे 3:5, आपसे पूछे इनके टाइम का रेशियो कितना होगा, तो बस 5:3 इनको पलट के लिख दीजिए और कुछ भी नहीं करना होता है। और कुछ भी नहीं रहा, बस आप इंटरचेंज करके लिखिए, आपके टाइम का रेशियो बन जाता है। ये बताना सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि जिनकी स्पीड कम रही होगी उनका समय ज्यादा लगेगा, जिनकी स्पीड ज्यादा रही होगी उनका समय कम लगेगा। बस इसी लाइन पर लिखा हुआ आपका पूरा सवाल, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। जैसे यहां दिया हुआ कि ए और बी की स्पीड का रेशियो कितना दे रखे हैं, आपको रेशियो लिखे हैं 3:5 स्पीड का, स्पीड लिखे हैं 3:5 में। इसका मतलब टाइम का रेशियो हम जान पाते हैं तो कितना, 5:3 में। बस इतनी सी लाइन रही। एक लाइन और कि अगर हमारे पास से ये सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि ए को समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। कैसे, कितना ज्यादा लगना चाहिए था? तो भैया आप कहते हो रेशियो में ज्यादा लगेगा 2 की वैल्यू, क्योंकि सब कुछ रेशियो से करना था। अगर रेशियो में हमें ज्यादा लग रहा है इस 2 की वैल्यू, तो ये नंबर में कितना बताई गई है? नंबर में दिया हुआ था यही लाइन 24 मिनट। 24 मिनट, इसका मतलब भैया 1 की वैल्यू कितनी? तो आप कहते हो भैया 12 मिनट आ जाएंगे। अगर 1 की वैल्यू 12 मिनट है तो बी कितना समय लेता है 3 की वैल्यू में, तो भैया आप पूछते हो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, तब आप कहते हो आंसर आएगा 36 मिनट। कहीं लिखा हुआ था, ये रहा 36 मिनट के बराबर। इतनी सी लाइनों पर ये लिखा हुआ था क्वेश्चन आपके पास से कि अगर डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहे हैं आप, तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड और टाइम के बीच का रिलेशन लगाना होता है और कुछ भी नहीं करना था। आगे आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वापस से क्या कुछ और चीजें जो सेम लिखी थी पहले उनको कैलकुलेट करा लेते हैं, फिर जरा देख लेते हैं कुछ अलग से क्वेश्चन। ये क्या लिखा, एक थोड़ा सा और अलग सा लिखा, जरा इसको कैलकुलेट करिए। पहले थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो सिमिलर चीजें हैं, वो आपके लिए होमवर्क में भी रह सकती हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट कुछ नया क्वेश्चन हो, जहां ऐसी पॉसिबिलिटी हो जो आपको कुछ सिखा के चला जाए, वो जरूर सॉल्व करिए। जरा क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्या लिखा हुआ था। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 ट्रेवलर्स सिट टुगेदर हैव टू हैव फूड। 3 लोग हैं, 3 यात्री हैं, साथ बैठते हैं खाना खाने के लिए। ठीक, 3 लोग आए हैं खाना खाने एक साथ। फर्स्ट ट्रेवलर हैव 3 रोटी। जो पहला वाला ट्रेवलर है, हम मान लेते हैं 3 लोग कौन है, ए बी और सी हैं। पहले वाले के पास आपको बताई गई है 3 रोटी है। ठीक है, द सेकेंड ट्रेवलर हैव 4 रोटी, इसके पास कितनी रोटी है, 4 रोटी है। एंड द थर्ड ट्रेवलर हैव नन, इसके पास तो भैया कुछ नहीं था। यही तो बताया क्वेश्चन ने। द 3 ऑफ देम डिवाइडेड द रोटीज इक्वली अमंग देमसेल्व्स। कह रहे हैं कि तीनों ने आपस में रोटियों को बराबर बराबर भाग में बांट रखा है। अब कैसे बांटेंगे, टोटल रोटी कितनी है आपके पास से, 7 रोटी हुई। बांटना कितने लोगों में है, 3 लोगों में। इसका मतलब हर किसके हिस्से में कितनी आई,
तो भैया 7r/3। इनके हिस्से में कितना रहा? तो 7r/3 रहा। इनके हिस्से में कितना रहा? तो भैया ये रहा 7r/3। आप कहते हो 7r/3, सबको बराबर बराबर मिल गई। अब अगली लाइन क्या बता रखी है आपको? अगली लाइन वो आपको कुछ और बताते हैं। द थर्ड ट्रेवलर गिव्स 70 पैसा फॉर द फर्स्ट 2 ट्रेवलर। ये जो थर्ड वाले थे इनके पास रोटी नहीं है, इनके पास है पैसा। कितना पैसा है? 70 पैसे हैं। इन्होंने 70 पैसे किसके दिए हैं? 70 पैसे दिए गए हैं बी और ए को। इन्होंने अपने पैसे किसको दिए? ए और बी को दे दिए हैं। कह रहे आप लोग इस, हमारे पास रोटी नहीं है, आप हमें रोटी दे दीजिए, आप हमसे उसके बदले पैसे ले लीजिए। पैसे कैसे लिए जाएंगे? अब क्या ये पैसे बराबर बराबर बांटे जाएंगे? क्योंकि पैसे भी उसी रेशियो में बांटे जाएंगे जिस रेशियो में रोटी दी जाएगी। समझ पा रहे हैं? अब रोटी किस रेशियो में दी गई है वो पता कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा बस रोटी देने के लिए। इनके पास 3 रोटी थी, इन्होंने उसमें से कितनी निकाल दी अपने पास से? इनके पास रोटी बची कितनी है? 3 में से इतना भाग चला गया था, तो 9 और 2/3 भाग रोटी इन्होंने दी थी अपने पास से। इन्होंने कितनी दी? 4r में से 7r/3 इनके पास बची। इसका मतलब दी कितनी थी इन्होंने? तो इन्होंने जो दी है 12 और 7 माइनस मतलब 5/3 भाग दी है। इन्होंने अपने पास से कितना दिया? तो 2/3 भाग रोटी दी। इन्होंने कितनी दी है? 5/7 भाग रोटी दी है। अब जरा ए और बी के रोटी देने का रेशियो क्या लिखा हुआ था? यही रोटी देने का रेशियो ही तो पैसे बंटने के रेशियो के बराबर होता है। तो ए और बी ने जो रोटी दी है वो किस में दी है? 2:5 में, 3 नहीं 2:5 में रोटी दी है। इसका मतलब ये जो 70 पैसे बांटे जाते ये किस में बांटे जाते? इसी 2:5 में बांटे जाते। तो सीधा सा हम यही जान रहे होते हैं रेशियो का सम दी गई क्वांटिटी के बराबर होता है। 7 की वैल्यू 70 के बराबर, इसका मतलब 1 का मान तो आप कहते हैं 10 पैसे के बराबर। अगर 1 का मान 10 पैसा तो 2 की वैल्यू आप कहते हो 20 पैसा बन जाती है और 5 की वैल्यू आप कहते हो 50 पैसा बन जाती है। ऑप्शन ए में यही नंबर लिखे हुए हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ था 20 पैसा और 50 पैसा की बात। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को जरूर समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको सिखा रहा है कि अगर आपके पास जीवन में पैसे हैं तो आप भूखे नहीं रहेंगे। आप चीजों को खरीद सकते हैं अपने उस पैसे से। तो मेहनत करिए उन दिनों के लिए जब आपके पास से कुछ नहीं था, उनसे बेहतर निकलने के लिए। हर एक चीज आप पा सकते हैं अगर आप सही दिशा, सही ज्ञान के साथ यूज करते हैं। विश्वास मानिएगा, जीवन में पैसे की बड़ी वैल्यू है। कहा जरूर जा रहा होता है आपसे कि आप पैसे के दम से कुछ नहीं, लेकिन पैसे के ही दम से सब कुछ होता है। अलग सा क्वेश्चन वापस से लिखा, एक और चीजें समझानी है ज्यादा। कम क्वेश्चंस में ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखने चाहिए जिससे प्रैक्टिस बहुत सारी करनी आसान हो जाए। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और। क्वेश्चन क्या रहा? अ सम ऑफ रुपीज लिखा हुआ था 15,525 इज टू बी डिवाइडेड अमंग सुनील, अनिल एंड जामिल। 3 लोगों में डिवाइड करे गए हैं कितने रुपए? सुनील में दिया गया है, अनिल को दिया गया है और जामिल की बात मतलब जे से, तो इनको लिखा 15,525 रुपए दिए गए थे। ठीक, फिर आगे क्या बताया? इन सच अ वे डेट इफ 22, 22 और 48 रुपए आर डिडक्टेड फ्रॉम देयर शेयर्स रिस्पेक्टिवली, देन द रिमेनिंग शेयर। कह रहे हैं कि अगर इन सभी से इनको जो भी पैसा मिलना था उसमें से 22 रुपए, 35 रुपए और 48 रुपए घटा दिए जाते। इसका मतलब कितना कम करने की बात कर रहे हैं? 22 रुपए, 35 रुपए और 48 रुपए घटाने की बात करते हैं। 10 5 15 हासिल लग जाते हैं 1 5 5 10, मतलब कह रहे हैं कि 105 रुपए आप घटा लीजिए अगर, तो ये घटाएंगे कहां से? ये घटाएंगे आप टोटल में से। तो 105 रुपए आप टोटल में से माइनस कर लीजिए। तो यहां आ गए हैं 2, ये रहे 0, ये रहे 4, ये लिखे थे 15 के बराबर, घटा दिया। कह रहे घटाने के बाद जो रेशियो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 7 10 और 13 का। मतलब अब जो रेशियो रहा होगा 7 10 और 13 का, वो किसके बराबर? 15,420 रुपए के बराबर। रेशियो का सम दी गई क्वांटिटी के
बराबर होता है। इसका मतलब 30 की वैल्यू किसके बराबर, तो 15,420 के बराबर। 0 से कट गया है 0, 5 से कैंसिल आउट करा रहे थे तो 5 तिहाई 15 होते हैं, पूरा पूरा कट गए, 3 एकन्नम 3 हुआ, कैंसिल आउट हो गए, 3 चौक 12 होते हैं। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी रही, 514 के बराबर लिखी हुई है 1 की वैल्यू। इसका मतलब क्या अलग अलग सबका मान पता करा जा सकता था, मतलब इस रेशियो की वैल्यू पता करी जा सकती है, तो आप कहते हैं बिल्कुल सही, बिल्कुल पता कर पाते हैं आप। कैसे, ए मतलब ए नहीं एस, इसका मतलब जो एस है उसे कितने पैसे मिलेंगे, जो ए मतलब रहा उसे कितने पैसे मिल रहे थे। तो 7 की वैल्यू, अगर 1 का मान है 514 के बराबर, तो 7 का मान कितना होगा, 10 का मान पता है, सीधा सा मल्टीप्लाई करा लीजिए 114 में 10 का ही, 514 में कराए हैं भैया 10 का मल्टीप्लाई, तो बन जाएंगे 5140 रुपए के बराबर। यहां रहा गुड़े में लिख रखा है 13 के बराबर, जो आंसर आ जाए उसके बाद वही रहा था पैसे का रेशियो। जैसे 7 चौक 28 के 28 हासिल लग गए दो, सॉरी, 7 एकन्नम 7 2 हो जाते हैं 9, कोई कैरी नहीं है, 5 सते 35 के बराबर, ये लिखा, ये पता है, पूरे पूरे नंबर रहे, यहां मल्टीप्लाई करा है 13 चक्कू 52 हासिल आए हैं 5, ये लिखा, 13 एकन्नम 13 और 5 मिलके बन जाते हैं 18 हासिल रहे 1, 13 पचे 65 और 1 मिलके बन जाता है 65 और 1 66 के बराबर। ये इस रेशियो में पैसे बांटे जा रहे थे, जो रेशियो रहा पैसे देने का वो ये लिखा हुआ था। फिर आगे क्या बताए, इफ 16 रुपीज 77 रुपीज एंड 37 रुपीज टू बी एडेड इन द ओरिजिनल शेयर। ओरिजिनल शेयर की बात कर रहे हैं, देखिए ये तो तब का शेयर था जब पैसे कम किए गए थे, कितने कितने, 22 रुपए 35 रुपए और 48 रुपए। ये पैसे तो इनको मिलने चाहिए ना, ये तो सिर्फ रेशियो की कैलकुलेशन के लिए लिखा गई थी, ये शेयर में नहीं आएंगे, ये शेयर में ऐड होंगे। इसका मतलब इनको 22 रुपए और दीजिए, इनको 35 रुपए और दीजिए और इनको अपने 48 रुपए वापस दीजिए। जब वापस किए तो आंसर कितना रहा, 8 2 10 हासिल लगे हैं 1, 10 1, ये रहे 10 2 12 हासिल लग गए हैं 1, ये रहे 6, ये लिखा था 3, यहां आए हैं हमारे पास से 75 51 75 के बराबर लिखा हुआ है। 48 ऐड कराए तो ये लिखा है 8 2 10, हमारे पास से 8 4 12 और 1 13 होते हैं, एक कैरी, ये लिखा 6 और 7, ये रहा था ओरिजिनल शेयर। ओरिजिनल शेयर ये रहा आपके पास से। अब आपको उसमें से कितना और ऐड करना है, 16 रुपए 77 रुपए और 37 रुपए के बराबर। इसमें भैया 16 ऐड करने कहे हैं, इसमें 77 ऐड करने कह रहे हैं और इसमें 37 रुपए और ऐड करने कह रहे हैं। ऐड करा दीजिए, तब ये क्या बन जाएंगे, 36 और 36, ये कितना बन जाएंगे, 77 7 5 12, 7 5 12 हासिल लगे हैं भैया 1, 7 7 14 1 15 हासिल लग गए हैं 1, यहां रहे 2, ये लिखा हुआ है 5 के बराबर। 33 ऐड कर रहे हैं तो ये रहे 7 6, ये लिखा है 6 7। ठीक, ये किस नंबर से पूरा पूरा अब कैंसिल आउट हो पाएंगे, जरा ये देख लीजिए। यहां लिखा है 36 36, यहां लिखा है 52 52, यहां लिखा है 67 67। अगर आप थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन या आपने नंबर सिस्टम जब पढ़ा होगा तब आप जान पाएंगे कि ये नंबर एक पेयर नंबर लिखे हुए हैं। पेयर नंबर कैसे रहे, जरा थोड़ा सा एडिशनल पार्ट बस। जब आप मल्टीप्लाई करा रहे होंगे 101 में मान लीजिए 25 का, तो आपके पास से नंबर कितना आएगा, 25 25। जब आप इस मल्टीप्लाई करा रहे हो 67 का, तो आपके पास से कितना आएगा, 67 67। इसका मतलब जब भी 101 में किसी 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं तो कुछ और नहीं, वही 2 डिजिट कन्वर्ट हो जाती है 4 अंकों की संख्याओं में। यही क्वेश्चन जानना चाहता है बस कि क्या आप डिवीजन नहीं, जो रेशियो बनाना है उसमें जो नंबर लिखे हैं वो नंबर पहचानना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। बस इसीलिए कहा कम क्वेश्चंस में ज्यादा क्वेश्चन सीखिए। इसका मतलब हर नंबर देखिए, ये क्या लिखा, इसका मतलब यहां भी 101 का मल्टीप्लाई, 52 52 101 का मल्टीप्लाई, 67 67 101 का मल्टीप्लाई, तो 101 तो सब में रहा, मतलब हट जाएंगे। रेशियो क्या बनेगा भैया, 36 रेशियो 52 रेशियो 67, ये रहा आपका आंसर।
एक क्वेश्चन बहुत सारी चीजें सिखाता है आपको। इसी क्वेश्चन से आपने एक चीज और सीखी है, इस मल्टीप्लाई की कैलकुलेशन को सीखा है, और इसीलिए कहा जा रहा होता है नंबर सिस्टम से ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है। नंबर सिस्टम मैथ्स नहीं, ग्रंथ है इस गणित का। जैसे जीवन जीने के लिए जीवन से ज्यादा जरूरी है गीता। उस गीता, भगवत गीता में यही चीजें हैं कि जीवन को सही मार्ग और सही दिशा कैसे दी जाएगी। मैथ्स में सही मार्ग, सही कैलकुलेशन कौन सिखाएगा? तो वो नंबर सिस्टम सिखाएगा। दोनों चीजें रिलेट हैं। देखिए, जीवन में गणित और गणित में जीवन को ले आइए, चीजें बड़ी आसान बन जाएंगी आपके पास से। आगे आते हैं जरा वापस से कुछ और चीजें, जो चीजें आसान वाली हैं उनको और रख लेते हैं। हाँ ठीक, अब आ जाते हैं जरा अपना जहां से छोड़ा था चीजें वहीं पर आ जाते हैं। जो चीजें छोड़ के आए थे ऊपर, कुछ जैसे यहां से चीजें छोड़ी गई थी, ये लिखी, बात करी जा रही थी यहां से, और ये लिखा हुआ था क्वेश्चन एक प्रपोर्शन के बेस पे। ये लिखा हुआ है भैया, बताया जा रहा था आपको प्रपोर्शन, और वो भी प्रपोर्शन में 4 प्रपोर्शन। पहले प्रपोर्शन होता क्या है, पहले समानुपात की बात कर लेते हैं कि समानुपात होता क्या है, फिर आते हैं चीजों पे। अगर बात कर रहे हैं भैया अपने प्रपोर्शन वाली लाइन पे, तो हमारे पास से प्रपोर्शन की वैल्यू क्या बन जाती है? तो रेशियो एंड प्रपोर्शन पूरा चैप्टर रहा। अभी तक हमने सीखा सिर्फ रेशियो के कॉन्सेप्ट। अब आते हैं जरा प्रपोर्शन को लेकर के, प्रपोर्शन कैसे कैलकुलेट होता है। तो प्रपोर्शन में देखिए 3-4 चीजें होती हैं, कुछ और नहीं। हम इन 4 चीजों को पहले भी जानते हैं, बस आज नाम और वैल्यू के रिस्पेक्ट में जान लेते हैं। अगर हम बात कर रहे होते हैं कहीं पर ए, बी और सी की, तो ये बताया जा रहा होता है कि जो ए होता है, ए होता है हमारा फर्स्ट प्रपोर्शन, जो बी होता है हमारा, ये होता है हमारा सेकंड प्रपोर्शन, जो सी होता है हमारा, ये होता है हमारा थर्ड प्रपोर्शन, और इसी में मान लीजिए डी को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो जो डी होता है हमारा, वो होता है हमारा फोर्थ प्रपोर्शन। ये 4 चीजें, ये 4 नाम ए बी सी डी को बोलते क्या है? तो फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन एंड फोर्थ प्रपोर्शन। कैलकुलेट कैसे कराते हैं? सारी की वैल्यू, हर चीज की मान रही कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, तब लिखा कि अगर कह रहे हैं कि ए रेशियो बी और बी रेशियो सी एक सेम प्रपोर्शन में है, तो सेकंड प्रपोर्शन क्या होगा, थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा? सेम प्रपोर्शन का मतलब हो जाता है कि ए अपॉन बी बराबर होना चाहिए था बी अपॉन सी की बात। अब ये रही कहां से बात? ये क्लास 6 या 7th में आप पढ़ते हैं लाइक एंड डिसलाइक रेशियो। लाइक एंड डिसलाइक रेशियो, ये वही कॉन्सेप्ट होता है। लाइक का मतलब वहां यही बता रहे थे कि इनका रेशियो बराबर आना चाहिए था इनके रेशियो के, इसी को बोला जाता है प्रपोर्शन। बस यहां पे नाम वही है, लाइक एंड डिसलाइक, बस चीजें बदल के लिखी जाती हैं। इसका मतलब कह रहे हैं ए अपॉन बी बराबर होना चाहिए था बी अपॉन सी के। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो वैल्यू आ जाती है बी स्क्वायर बराबर ए सी। अगर आपसे पूछते हैं सेकंड प्रपोर्शन की वैल्यू कितनी होगी, मतलब बी का मान कितना होगा, तो अंडर रूट ए सी के बराबर होगा। अगर वो आपसे पूछे थर्ड प्रपोर्शन की वैल्यू कितनी आएगी, ये रहा सेकंड प्रपोर्शन के लिए। अगर वो आपसे पूछते हैं थर्ड प्रपोर्शन कितना होता है, तो आप जानते हैं लिखा हुआ है बी स्क्वायर अपॉन में ए के बराबर। भाई ए को डिवाइड कर दीजिए, सी मतलब थर्ड प्रपोर्शन की वैल्यू निकल के आ जाती है। कुछ और नहीं लिखा था, सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ हैं आपके पास से। अगर वो आपसे कहें फोर्थ प्रपोर्शन का मान पता कर लीजिए, तब ए अपॉन बी का रेशियो बराबर हो जाएगा सी अपॉन डी के। क्रॉस मल्टीप्लाई कराए हैं तो डी बराबर आपके पास से आ जाएगा बी मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाई ए। ये लिखा होता है फोर्थ प्रपोर्शन का मान। कई बार क्वेश्चन को डायरेक्ट पुट कर दिया जाता है और आपसे पूछ ली जाती है वैल्यू क्या आ रही होगी, थर्ड प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन एंड फोर्थ प्रपोर्शन की। तो जब भी डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इन चीजों का वहां पर डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे कि हमारे पास से फर्स्ट प्रपोर्शन पूछेंगे तो हम इन चीजों की हेल्प लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमारा क्वेश्चन क्या रहा। हमारा क्वेश्चन रहा इफ 2x + 1 x + 2 2 and 5 आर इन द प्रपोर्शन a b c मतलब 2 और ये d। कह रहे ए बी सी डी एक प्रपोर्शन में है, अभी पढ़ा a अपॉन बी बराबर होता है भैया c अपॉन डी वाली लाइन आपने बताई है,
कि A अपॉन बी बराबर C अपॉन डी, अगर चार लोग एक ही समानुपात में हैं, देन व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन कह लीजिए या माध्य निकालना कह लीजिए, मीन प्रोपोर्शन कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, कुछ अलग अलग नहीं था, दोनों का सेम मतलब होता है वहां पे। ठीक, तो पहले तो पता कर लेते हैं x का मान कितना आएगा। x क्या रहा होगा, जीवन का x क्या है, अब लिखा 2x प्लस 1 अपॉन में लिखा है x प्लस 2 बराबर में लिखा है 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो लिखा हुआ है भैया आपके पास से 10x प्लस 5 बराबर में लिखा हुआ था 2x प्लस में 4। ये इधर आ गए हैं और ये नंबर इधर जाएंगे। क्या x निगेटिव आना चाहिए था, x तो निगेटिव हो जाएंगे बिल्कुल, और कुछ तो नहीं आ रहे थे उस हिसाब से तो अगर देखा जाए। ठीक भैया, वेरिएबल्स एक तरफ किए हैं तो लिखा है 10x माइनस में हमारे पास से आ जाएंगे तब 2x, और ये 4 माइनस का 5 आ जाएंगे, इसका मतलब 8x बराबर बच रहे हैं -1 और x बराबर बच रहे थे माइनस का 1/8 के बराबर। ये रही x की वैल्यू। अगर सारा क्वेश्चन सही लिखा हुआ है तो x का मान यही लिखा। अगर x का मान यही रहा, पहले तो ये नंबर पता कर लीजिए क्या होंगे, 3.5, यहां लिखा है 1 माइनस x, तो ये बन जाएंगे 1/8। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होते हैं क्योंकि। दूसरा नंबर जो बता रहे हैं वो दूसरा नंबर दूसरे कलर से यूज कर लिया। दूसरे नंबर के लिए बता रहे थे 8, 1 माइनस 1/8, तो ये लिखे हैं 8 गुणे में 8, 7/8, 8 से 8 कट गए। इनको कैलकुलेट कर रहे हैं, डेसिमल हटाए हैं, जीरो बढ़ाए हैं, 5 से काटे हैं, 7 में लिखा हुआ है मेरे पास से 5। ये लिखे हैं 8 का नंबर 8 1 9, यहां से बचा है 9 गुणे 7/5, और मीन प्रोपोर्शन पता करना है तो ये रहे भैया 7, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन या सेकंड प्रोपोर्शन की जो लाइन लिखी वो लिखी क्या है। देखिए सेकंड प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है, तो b की वैल्यू क्या होती है, √AC के बराबर होती है। हमें पता क्या करना है, √AC का मान। एक पहली वाली वैल्यू ये हमारे पास से a है, ये वाली वैल्यू हमारे पास से c है, हमसे b पूछा जा रहा है। ये लिखा a का मान, ये लिखा भैया c की वैल्यू। कैलकुलेट करा लेते हैं, 5 से काटे थे, नीचे की तरफ 2 बच रहे थे, 5 से काटे हैं तो नीचे की तरफ यहां बचे हैं भैया 2। गलती नहीं करते हैं, चीजें सही करके लिख लेते हैं। यहां भी भैया 2 लिखा हुआ है। ठीक, 5 से काटे हैं, 5 से 35, 9/8 और लिखे हुए थे जो और छोड़ाए, ये भी रहे भैया 8। √ऑफ पता करना था, ये लिखा है हमारे पास से पूरा पूरा 63, या ऐसे ही लिखते हैं 2 नंबर बढ़ाए जाए जब परफेक्ट स्क्वायर ही लिखा हुआ है। 9 गुणे में 7 गुणे 7 अपॉन में देखिए लिखा हुआ है 16। 9 होता है परफेक्ट स्क्वायर 3 का, 49 मतलब स्क्वायर में आएंगे 7 बाहर और यहां से आ जाएंगे 4 बाहर, ये लिखा है 21/4, आंसर आ जाता है 5.25 के बराबर। कैंसिल आउट हुए तो ये रहे 5 बार, 4 पंचे 20, बच गए हैं 1, ये लिखा है 2.5 के बराबर। ऑप्शन सी में लिखा हुआ था सेम चीज। तो पीछे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके लिए, पहले आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट ही पूरा यही होता है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं होते हैं प्रपोर्शन में। बहुत छोटा सा टॉपिक है प्रपोर्शन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रपोर्शन। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्रपोर्शन से, उसी में से एक ये पार्ट लिखा हुआ था आपका। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन में सिर्फ कैलकुलेशन रही कि अगर प्रपोर्शन वो बता रहे हैं तो a अपॉन बी बराबर होता है c अपॉन डी की वैल्यू के, और उसी में से बस कैलकुलेशन कराए, चाहे सेकंड प्रपोर्शन कहा जाए चाहे मीन प्रपोर्शन कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। चाहे वो आपसे द्वितीय अनुपात पूछे चाहे वो आपसे मध्य अनुपात पूछे, हिंदी में दोनों का मतलब सेम लिखा हुआ था। आगे आ जाते हैं, थोड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताना चाहते हैं, क्वेश्चन रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ द नंबर इतना, इन नंबर का फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, एंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 2 एंड 98। कह रहे 2 और 98 का मीन प्रपोर्शन, और पहले फोर्थ प्रपोर्शन का रेशियो क्या बनेगा। पहले तो फोर्थ प्रपोर्शन पता कर लीजिए और इससे मीन प्रपोर्शन पता कर लीजिए और फिर रेशियो बना लीजिए। रेशियो तो सीख ही आए हैं, बस कैलकुलेट ही तो बचा है करने को, कर लेते हैं कैलकुलेट। फिर रही बात
फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू लिखी हुई थी आपके पास से b मल्टीप्लाई बाई सी अपॉन में a। पहले जो नंबर बताया वो a बताया, उसके बाद b, उसके बाद c बताया। बताए कितने? 4 गुणे में 9 बटे में 3, 36, 12 3 36 होते हैं, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जा रहे थे। और मीन प्रोपोर्शन कितना रहा भैया? मीन प्रोपोर्शन मतलब b की वैल्यू अभी लिखी थी अंडर रूट ऑफ ac के बराबर। तब कितना लिखा? 2 मल्टीप्लाई बाई 98, ये कितना बन जाते हैं? तो आप कहते हैं 196 के बराबर। तब आप कह रहे हैं ये लिखा है 196 के बराबर। जो लिखा हुआ था परफेक्ट स्क्वायर में कितना? 14 के बराबर। बस इसी का रेशियो पूछा आपसे। रेशियो किसका पूछ रखे हैं? 12:14। वैल्यू कितनी? 6:7 के बराबर। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 6:7 के बराबर। आगे आते हैं जरा रेशियो प्रपोर्शन के ही क्वेश्चन, पहले सारे क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं, इससे कॉन्सेप्ट और मजबूत करके चलते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा? द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 169 एंड 144। मीन प्रोपोर्शन क्या होगा 169 और 144 का? मीन प्रोपोर्शन पूछे हैं मतलब b की वैल्यू पूछी गई, अंडर रूट ऑफ 169 मल्टीप्लाई बाई 144 की वैल्यू कितनी होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो भैया b बराबर 169 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर? साथ साथ बताते चलिएगा। 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 13 का। ठीक भैया, यहां लिखे हैं 13 स्क्वायर। 144 किसका स्क्वायर होता है? तो आप कह रहे हैं 12 का स्क्वायर होता है। अब ये लाइन तो पता ही है, सर्ट्स एंड इंडिसेस में पढ़ के आए हैं कि अगर लिखा हो a की पावर n और यहां भी लिखा होता m, तो चीजें लिखी होती हैं a की पावर m मल्टीप्लाई बाई n से। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ के आए हैं, a मल्टीप्लाई बाई m की पावर m का मतलब होता है a की पावर m मल्टीप्लाई बाई b की पावर m के बराबर। ये सर्ट्स एंड इंडिसेस इसीलिए पहले पढ़ाया कि बहुत जगह यूज होते जाएंगे, ये बेसिक आइडेंटिटी आप नहीं भूल सकते हैं, इनको नोट कर लीजिए। रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन, कुछ और नहीं होता है। और रिवीजन सबसे अच्छा तरीका होता है। देखिए सीसैट्स के लिए मैथ्स अलग से समय नहीं दीजिए, बस डेली 45 मिनट से लेकर के 1 घंटा, वो भी अपने फ्री टाइम में दीजिए। बस ये फ्री टाइम में आप वीडियोस को देखते रहिए, आप इतना कुछ सीख के जाएंगे ना कि आप पेपर वो जो रहा आपके पास है जिसे आप डर रहे हैं वो आसान बन चुका होगा। डेली बस फ्री टाइम में आप खाना खा रहे हैं, वीडियो लगा लीजिए, सामने फोन रख लीजिए और देखते रहिए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आनंद लिया जाए। ऑब्जर्वेशनल सब्जेक्ट है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रखिए और आंसर कैलकुलेट करते जाइए। तब लिखा b बराबर कितना हो जाएगा? 13 गुणे में 12। 13 12 मिलके 156 बनाते हैं। आंसर कितना रहा? 156। ऑप्शन ए में लिखा हुआ था, ऑप्शन ए में लिखा है आपका आंसर। आंसर मिला। वापस से आते हैं, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन और देख लेते हैं कि कहां प्रोपोर्शन की चर्चा की गई थी। ये लिखा प्रोपोर्शन पे, लिखा हुआ था व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, कि क्या नंबर जोड़ दिया जाए, इन नंबर्स में किस संख्या को जोड़ा जाए जिसके बाद सो द रिजल्टिंग नंबर आर इन द सेम प्रोपोर्शन। तो जो नंबर बचे हैं वो अब कैसे होते? सेम प्रोपोर्शन में होते। अभी नहीं है, जोड़ने के बाद है। सेम प्रोपोर्शन 4 लोग कब होंगे? आपने कहा जब a अपॉन बी बराबर हो जाएगा c अपॉन डी के। ठीक, हम भी बराबर कर ले रहे हैं। a अपॉन बी मतलब 103 बटे में लिखा हुआ है 135, बराबर में लिखा हुआ था 110, यहां लिखा हुआ है 144 के। अब क्वेश्चन सॉल्व करना हो, देखिए क्वेश्चन सॉल्व ऐसे अगर सिर्फ ऐड करके बताना हो तो ऑप्शन की हेल्प ले ली जानी चाहिए। हम कब तक नंबर सोचें, हम कितना वैल्यू कैलकुलेट करें, तो बेहतर तरीका है ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट करा ली जाए और ऑप्शन में भी ध्यान दिया जाए। ध्यान देने वाली बात बस इतनी सी थी कि अगर कहीं पर प्राइम नंबर बन रहा हो बस उसको वहीं से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते हैं, ये आप पहले से जान रहे थे, आपका नंबर सिस्टम का पार्ट रहा कि अगर प्राइम नंबर ऐड करने के बाद बन जाएगा उसको वहीं से छोड़ देंगे बस हम। जैसे यहां अगर हम 12 ऐड कर रहे हैं 11 में, कितना बन जाएंगे? 12 11 115। ठीक, 12 ऐड करते हैं तो 122, 12 ऐड कर लेंगे तो 137। 137 अब नहीं काट पाएंगे, देखिए आप 137 एक प्राइम नंबर हो जाता है, इसका मतलब नहीं 147 147 एक प्राइम नंबर बन जाते हैं।
नहीं 147 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कैसे कह रहे हैं प्राइम नंबर, गलत बोल रहे हैं। कह रहे हैं मास्टर जी आप गलत बोल रहे हैं। वाह भैया वाह, खुद ही कहे ऐड करके पता कर लेंगे और खुद ही बता रहे हैं गलत। अच्छा ऐड कराएं, कोई बात नहीं, 115 यहाँ ऐड कराएं तो 147। समझाते हैं प्राइम नंबर का मतलब किसको बताना चाहते थे। यहाँ लिखे 122, यहाँ लिखे हैं 122, यहाँ लिखे हैं तो 156। अब देखिए ये कैंसिल आउट कर रहे हैं तो 7 से कट जाने चाहिए थे, 7 से भी नहीं कट रहा था, 115 होता है। 115 मल्टीपल में आएंगे किसके, 115 किसी टेबल में आते हैं 5 से कट जाएंगे, 35 43 टाइम 43 मल्टीप्लाई बाई 5 33 मल्टीप्लाई बाई 5। अरे ठीक भैया नहीं कट रहे थे 5 से, क्योंकि ये नहीं कट रहा है 5 से, और ऐसे रेशियो आप नहीं बना पाएंगे। इसीलिए कहा प्राइम नंबर जब भी कैंसिल आउट ना कर पा रहे हो नंबर, आप वहीं छोड़ दीजिए, अपना समय नहीं खराब करिए, कोई जरूरत नहीं है नंबर को काटने की। 15 रखे 18 बन जाएंगे, 15 रखेंगे 50 हो जाएंगे, 15 रखेंगे 125 बन जाएंगे, 15 रखेंगे 169 बन जाएंगे। एक जो तरीका रहा वही बता दिया जाए, क्यों बहुत सारी कैलकुलेशन आपको सिखाई जाए, पेपर में इतना समय नहीं है कि ऑप्शन से किया जाए। ठीक भैया, सारे नंबर लिखे, 103 फिर लिखा 135, फिर दिया हुआ था 110, फिर लिखा हुआ है 144। कुछ और नहीं, इनका डिफरेंस कर लीजिए, डिफरेंस करेंगे तो आएगा 32, इनका डिफरेंस कर लीजिए तो आपके पास से लिखा हुआ है 34। इन दोनों का डिफरेंस कर लिए हैं, कितना आया 32 और 34 के बराबर। इस 32 का मल्टीप्लाई करने कहा जा रहा था इस 110 में, इस 34 का मल्टीप्लाई करने कहा जा रहा है इस 103 में, और इसके डिफरेंस से दोनों को करा दीजिए डिवाइड, और ऊपर भी डिफरेंस लेना होगा। यहां लिखे हैं, यहां लिखा हुआ था फिर 34 गुणे में 103, डिफरेंस में लिखे हैं 32 गुणे में 110, डिवाइड में लिखे हैं 2। इन सभी को बस डिवाइड करना रहा और कुछ भी नहीं। तब किए, कैंसिल आउट कर रहे हैं 17 बार, कैंसिल आउट कर रहे हैं 16 बार। ये लिखा 17 एकन्नम 17, 17 एकन्नम 17, 17 तिहाई 51। डिफरेंस में लिख रखा है 16 से 0, 16 11 मिलके बन जाते हैं 176। डिफरेंस कराए तो वैल्यू आ गई है 9, इसका मतलब उस x का मान कितना हो जाता, 9 के बराबर। यही सिखाना था, चाहे पहले सीखिए चाहे बाद में सीख लीजिए, हर चीज यही है। अगर आपको कुछ भी ऐड करने को कहा जाए या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने को कहा जाए, दोनों जगह पर सेम वैल्यू करनी होगी। दोनों जगह पर हमें क्या करना था, रूल हमारा जो रख। पढ़ते हैं कुछ ऐसे ही और क्वेश्चन जिसपे प्रोपोर्शन की बात हो रही होती और सारी चीजें वैसे ही लिखी होती। क्वेश्चन बताया गया था व्हेन x इज एडेड, इन सब में जब x को ऐड किया जाए, एक संख्या ऐड कर ली जाए, उसके बाद ये सारे नंबर बन जाते एक सेम प्रोपोर्शन में। कुछ ऐड करने के बाद नंबर लिख लेते हैं, लिखा हुआ था 2 3 30 और ये लिख रखा है 35। वापस से वही तरीका, इनका डिफरेंस किया तो 1 आया, इनका डिफरेंस कर रखा है 5 लिखा हुआ था, इस 5 का मल्टीप्लाई कराने को कहा पहले नंबर के साथ, इस 1 का मल्टीप्लाई कराने को कहा है आपसे थर्ड नंबर के साथ। मल्टीप्लाई करा के ऊपर के नंबर का डिफरेंस कर लीजिए, जैसे यहां से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ये लिखा होगा 10 और एक ये लिखे 30, और इनके डिफरेंस से आप डिवाइड भी कर लीजिए, तो ये ऊपर आए हैं 20 और यहां लिखा हुआ था 4। इसका मतलब वो जो संख्या जोड़ी जा रही थी वो क्या रही, 5 के बराबर लिखी हुई थी। जो जोड़ा गया नंबर अगर वो 5 है तो आपसे पूछा क्या गया था, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ x प्लस 7 एंड x माइनस 2। x प्लस 7 मीन प्रोपोर्शन का मतलब हमारे पास से a मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तब लिखा ये रहे 12 मल्टीप्लाई 5 माइनस कराए हैं 3, 12 तिहाई अंडर रूट में 36, रूट के बाहर आ जाएंगे 6। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 6। इस तरीकों को याद रखिए, बड़ा आसान सा होता है। पहले दूसरे का डिफरेंस, दूसरे तीसरे और चौथे का डिफरेंस, तीसरे जो डिफरेंस आए इधर का, इनका मल्टीप्लाई पहले नंबर के साथ। एरो बिल्कुल सही से बनाइएगा अपनी कॉपी में जिससे गलतियां ना हो, गलतियां नहीं करिएगा। एरो इसीलिए से बना रखें कि आप गलतियां कम से कम करें। आगे आते हैं, जो क्वेश्चन बीच में रह गए
उनकी बात अगर कर रहे थे। अब लिखा क्या, लिखा हुआ था द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5। इफ देयर मीन इज 16 देन व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर। कह रहे अगर इनका मीन दिया होता आपको 16 के बराबर तो इन संख्याओं का योग कितना होता। दो नंबर किस रेशियो में बताए हैं, 4:5 में। इसका मतलब नंबर कैसे रहे, तो नंबर लिखे हुए थे 9x के बराबर। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो एक 9 का मल्टीपल होना चाहिए था। 9 का मल्टीपल हमारे पास से सिर्फ एक ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। 16 9 144 होता है, बस यही लिखा हुआ था। और मीन जो बताया वो आपको x की वैल्यू बता रखी है, कुछ और नहीं। इतना सा कैलकुलेट करना रहा और क्वेश्चन आपका हो चुका था सॉल्व। आगे की तरफ से आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, टू नंबर आर इन द रेशियो 2:3। दो संख्याएं हैं जो किसमें बताई, 2:3 में बताई। कह रहे if 50 is subtract from the first number and 50 is added to the second number then ratio become 1:4। इसमें से कह रहे हैं 50 घटा दिया जाए और इसमें से कह रहे हैं 50 को जोड़ दिया जाए, तो रेशियो कितना बन जाता है, 1:4 के बराबर बन जाता है। ठीक, बिल्कुल सही बात। कह रहे देन व्हाट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल जो नंबर रहे होंगे उनका डिफरेंस कितना हो, उनका सम कितना हो रहा होगा। ठीक है, ओरिजिनल नंबर का सम बनाना है, वैल्यू कुछ बताई है आपको। बिल्कुल दो तरीके, पहला बेसिक वाले से लिखा, तब ये रहा माइनस का 50, ये लिखा हुआ था 3x, प्लस का लिखे हैं 50 बराबर में रहा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो लिखा हुआ है 8x माइनस में 200, मल्टीप्लाई कराए तो लिखा हुआ है 3x प्लस में 50। इनको इधर लाए हैं और इनको इधर ले गए तो भैया 5x बराबर में 250। इसका मतलब x बराबर में कितना लिखा हुआ था, 50 के बराबर। x बराबर अगर रहा आपके पास से 50 तो पूछा गया सम कितना होगा नंबर्स का, मतलब 5 की वैल्यू 250 के बराबर लिखी हुई थी। बस छोटे छोटे से देखिए क्वेश्चन रह गए, कैलकुलेट करना बस। अगर आपको रेशियो आता है तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए अब आसान बनता जाता है। पढ़िए जरा वापस से अपना सवाल, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और आंसर बताइए कितना आएगा। अगर पूछ रहे हैं इनका आंसर तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन रहा बिफोर द वॉर द रेशियो ऑफ द टैंक एंड प्लेन्स इन एन आर्मी वॉज। टैंक का रेशियो बता रखे हैं और प्लेन का रेशियो बता रखे हैं किसमें, 5:3 में। टैंक और प्लेन का रेशियो दे दिया। ड्यूरिंग द वॉर 100,000 टैंक्स एंड 800 प्लेन्स वर डिस्ट्रॉयड। एक वॉर के दौरान में प्लेन 100,000 टैंक कम पड़ जाते हैं, प्लेन कितने कम पड़ जाते हैं आपके पास से, तो 800। अब इनका रेशियो कितना बन जाता है, तो रेशियो बन जाता है 2:1 में। कुछ पिछला वाला जस्ट क्वेश्चन, यहां 50 कम किया गया था, यहां 50 जोड़ा गया है और इस बार दोनों नंबर में कितना कम किया गया, 1000 and 800 कम किया गया। देन व्हाट इज द टैंक आफ्टर द वॉर। पूछ रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ द टैंक आफ्टर द वॉर। वॉर के बाद अब नंबर ऑफ टैंक कितने बच जाएंगे, पहले कितने रहे होंगे टैंक, वहां पर पहले वाले पता कर लीजिए, उसमें से माइनस करा लीजिए, आपके पास से आंसर पता चल जाएगा। तो पहले के लिए लिखा 5x माइनस 1000, यहां लिखा है भैया 3x माइनस का 800। रेशियो बन गया था 2:1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराए हैं, तब लिखा 5x माइनस में 1000, ये लिखा भैया लिखा है 6x माइनस में 8 दूनी 16 होते हैं, 1600। इनको इधर ले आए हैं और इनको इधर ले आए हैं, इसका मतलब x बराबर कितना आया हमारे पास से, 600 के बराबर। अगर x बराबर 600 रहा तो आपके पास से शुरुआत में टैंक कितने बताए गए थे, शुरुआत में टैंक कितने बताए हैं भैया आप, शुरुआत में टैंक कहते हो बताए गए थे 5 की वैल्यू, मतलब 5x कितना है, तो आप कहोगे 3000 के बराबर। पूछा क्या गया है लेकिन क्वेश्चन में, व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक आफ्टर द वॉर। वॉर के बाद आपके पास वहां पर टैंक कितने बचे, वॉर में टैंक कितने खराब हुए हैं, 1000। इसका मतलब बचे कितने, तो आप कहते हो 2000। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2000। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज रिलेट करके पढ़िए,
आसान बनती जाएगी। लिखा हुआ क्वेश्चन आपके पास से, क्वेश्चन रिलेट करिएगा, कहीं पीछे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ रखा है, ये जरूर समझिएगा। क्या ऐसा हो कोई क्वेश्चन आपने पीछे पढ़ा हो? थोड़ा सा अगर आप याद रखेंगे तो आपने पीछे क्वेश्चन पढ़ रखा था अर्थ वाला। जब हम पीछे क्वेश्चन देखते हैं अर्थ वाला, शायद ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही लिखा हुआ है। इन्होंने क्या बताया? इन अ ब्लू एंड येलो पेंटिंग, एक पेंटिंग है जो किस कलर की है? ब्लू एंड येलो कलर में। ब्लू एंड येलो कलर्स आर यूज्ड इन द रेशियो 4:3। एक पेंटिंग बना ली है, ये एक पेंटिंग बना रखी है। कह रहे इसमें जो ब्लू और येलो कलर का रेशियो लिखा हुआ था वो कैसा लिखा? 4:3 रेशियो में बताया गया है। 4:3 में बताया। इफ द रेशियो ऑफ द ब्लू एंड येलो कलर इन अपर पोर्शन ऑफ द पेंटिंग, इस पेंटिंग के दो भाग कर लिए जाएं। ठीक, इस पेंटिंग के दो भाग कर रखे हैं। यहां से मान लिया पेंटिंग ऊपर की तरफ है और इसके नीचे ये नीचे वाला भाग था। अपर पोर्शन में क्या है? अपर पोर्शन में बताए गए हैं 2:3 में। कौन कौन? ब्लू और येलो कलर। लोअर पोर्शन में क्या होंगे, यही तो हमसे पूछा गया। क्वेश्चन पूरा रिलेट अगर कर रहे थे अर्थ वाले से तो वो क्वेश्चन यही लिखा हुआ था। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, वहां भी एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिया हुआ है और एक साउदर्न हेमिस्फीयर दिया हुआ था आपको। यहां रेशियो अलग बता दिए थे, टोटल का रेशियो अलग बता दिए थे, इसका रेशियो आपसे पूछा गया है। सेम क्वेश्चन तो रहा भैया, सिर्फ पेंटिंग ही तो ऐड हुई, वहां अर्थ लिखा था, वहां लैंड एंड वाटर का रेशियो रहा, यहां कलर का रेशियो लिखा। सेम सोल्यूशन। इसका मतलब हम इस पूरी पेंटिंग के लिए एक नंबर मान लेते हैं। नंबर क्या मान लेते हैं? जो रेशियो दिया है ब्लू एंड येलो का, कितना? 4:3 में। इसका मतलब हम मान लेते हैं हमारे पास जो पूरी पेंटिंग है वो किसके बराबर है? 70 यूनिट के बराबर है। आधा भाग ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ कितना? 35 भाग। आधा भाग नीचे, इसके मतलब नीचे की तरफ कितना? 35 भाग। इस 35 भाग का रेशियो क्या दिया है आपको? तब आप कहते हैं 2:3 में 5 की वैल्यू कितनी बताई है? 35 के बराबर। इसका मतलब एक का मान कितना बताया गया था? तो आप कहेंगे 7 के बराबर। अगर एक का मान 7 है तो ऊपर भाग में येलो एंड ब्लू कलर कितना रहा? तो ये लिखा है 14 और ये लिखा हुआ आपके पास से 21 के बराबर। और अगर हम पूरी पेंटिंग की बात करते हैं तो ब्लू एंड येलो कलर का भाग कितना रहा? 4:3 में रहा, मतलब 7 की वैल्यू तब 70 के बराबर, तो एक का मान 10 के बराबर रहा। और अगर एक का मान 10 के बराबर रहा है तो भैया ब्लू कलर कितना लिखा हुआ है? 4 की वैल्यू 40 के बराबर और 3 मतलब येलो कलर की वैल्यू 30 के बराबर। इस 40 में से ब्लू कलर आपने कहां यूज किया? ऊपर की तरफ। कितना? 14। इसका मतलब नीचे कितना यूज कर रहे थे भैया ब्लू कलर? 26। ये तो 26 लिखा। इस 30 में से ऊपर भाग में कितना येलो कलर? 21। इसका मतलब नीचे भाग में कितना येलो कलर? तो आप कहते हैं 9। किस रेशियो में रहे ये फिर? 26:9 में रहे। ये सेम क्वेश्चन आप दूसरे क्वेश्चन से पढ़ चुके थे। चीजों को रिलेट करना सीख लीजिए, क्वेश्चन बड़े आसान बनते जाएंगे। हर क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन से सीखिए चीजों को आसान बनाने के लिए। बढ़िया क्वेश्चन, कुछ अर्थ वाला क्वेश्चन और वैसे ही ये एक पढ़ा आपने। और कुछ जो कहीं छूटा हो आपसे, ये लिखा हुआ है एक और क्वेश्चन जो हमने कहा चीजें एक जैसी एक साथ रखी जाएं। बीच में कुछ क्वेश्चन लिखे हुए थे प्रपोर्शन के बाद ये रहा आपके पास से। लिखा क्या रहा? 4 मिल्कमैन एक जमीन लेते हैं किराए पर। एक जमीन ले ली गई है भैया किराए पर। उसको जो ए मिल्कमैन है वो उसके पास है 12 गाय और 6 महीने तक चराता है। वो ए के पास क्या रहा चराने के लिए? है 12 और 6। रेशियो बी, 4 लोग होंगे तो ए बी सी डी की बात कर लेते हैं। बी के पास है 10 गाय और वो चराता है भैया 10 काऊ 5 मंथ तक। सी चराता है भैया 14 काऊ 10 मंथ तक। डी चराते हैं हमारे पास से 9 काऊ 7 मंथ तक। इसका मतलब ये सारा कुछ लिखा हुआ है आपके पास से रेशियो, वहां पर उस फील्ड को खाने के हिसाब से, कंजम्पशन के हिसाब से लिख रखा था। क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मंथ, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में रहा सब कुछ।
कि वहां पर 72, ये लोग 72 खा रहे थे, ये 50 मिलके खाते हैं, ये 140 मिलके खाते हैं, और ये भैया लिखा है 63 मिलके खाते हैं। कैंसिल आउट तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये लिखा था 50, 2 से कटेंगे नहीं, सारे ऑड नंबर हैं, तो कैंसिल आउट तो हुए नहीं। फिर आगे कुछ दे रखे हैं, हाँ आगे एक लाइन बताई गई है, इफ ए शेयर ऑफ द रेंट ₹36, 72 को जब वो खा रहे थे तो वो पैसा कितना दे रहे हैं, 36 रुपए। मतलब 72 की वैल्यू बताई गई है 36 के बराबर, इसका मतलब एक का मान कितना रहा, तो 36/72 के बराबर। ये कट गए तो वैल्यू कितनी रही, 1/2 के बराबर। पूछा कितना गया, फाइंड द टोटल रेंट, कि टोटल जो पैसा दिया गया था वो कितना दिया गया है। अरे टोटल इन्हीं का सम दिया गया होगा फिर तो। तब लिखे 140, ये लिखा है 50, ये लिखे हैं 72, जोड़ लिए हैं 63, ये रहे भैया 5, कैरी कुछ नहीं है, 6 5 9, 9 7 16, 6 22, हासिल लगते हैं 1, 325 का मान कितना होगा। अगर 1 का मान आधा है तो 325 का मान 162.5 के बराबर होगा, 162.50 के बराबर बन जाता है आपके लिए ए का मान। कहीं कुछ और अगर छूटा होता तो कुछ भी नहीं छोड़ा गया, और ये रहा आपके साथ आपका कंप्लीट रेशियो का चैप्टर, हमने जिसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन पूरी बात कर रखी थी। धीरे धीरे आपके सीसैट के चैप्टर पूरे होते जा रहे हैं, आप प्लेलिस्ट से हर एक चीज दे सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपको पहले ही दिए गए कि आप जो चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं उनको जरूर पढ़ते रहिए। जैसे उसी में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनता है, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा बन जाता है। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़ते रहिए हमारे अपने चैनल पे जियो पॉल आईएएस के साथ, सीखते रहिए। हर एक टीचर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, हर एक टीचर के साथ जुड़िए, हर एक टीचर की पूरी वीडियो देखिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपने पेपर को और बेहतर तरीके से कर पाए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो अपने अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।